एपिसोड 41 इंटिमेसी। अब तक उसकी आंखों में आंसू थे और वह समझ चुकी थी कि आरिश बिना अपने मन की किए हुए उसे नहीं छोड़ने वाला, और न ही वह आरिश को खुद से दूर कर सकती है। उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वह आरिश की पावर के आगे टिक सकती थी। आरिश का लंबा चौड़ा शरीर उसे पूरी तरह से अपने नीचे दबा हुआ था और वह आरिश को अपने ऊपर से हिला तक नहीं पा रही थी। आरिश बहुत ही पैशनेट होकर आर्या के होठों पर किस कर रहा था, जिसकी वजह से अब आर्या को दर्द महसूस होने लगा था और वह अपने चेहरे को भी दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश करने लगती है, पर वह ऐसा कर पाती उससे पहले ही आरिश उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भर लेता है और उसके गालों को सहलाते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए, उसके होठों पर वो अपना कहर बरसाता रहता है। आरिश आर्या में इतना ज्यादा खो चुका था कि उसे ही भी एहसास नहीं होता है कि आर्या अब अपनी सांसों के लिए छटपटाने लगी थी। अब आगे लाख कोशिश करने के बाद भी आरिश की पकड़ से छूटना तो दूर, आर्या खुद की बॉडी को हिला भी नहीं पा रही थी। वह समझ चुकी थी कि वह अब खुद को आरिश की पकड़ से नहीं छुड़ा पाएंगी, इसलिए वह खुद को आरिश की बाहों में ढीला छोड़ देती है। आर्या के ढीला छोड़ते ही आरिश के पकड़ उसके ऊपर कर जाते हैं। वह उसे अपनी बाहों में भरे हुए उसकी बॉडी पर अपने निशान छोड़ना शुरू कर देता है और कुछ ही पल में आरिश पूरी तरह से आर्या को अपनी आगोश में भर लेता है और इसी के साथ कमरे में उन दोनों की ही मदहोश कर देने वाली आवाज आनी शुरू हो जाती है। पर आरिश की गहरी सांसों के साथ जो आवाज से आ रही थी, उसे सुनने के बाद साथ साथ जाहिर हो रहा था कि यह आवाज से दर्द से भरी हुई थी। अगली सुबह आर्या की नींद सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने की वजह से खुलता है। विंडो रात को खुला हुआ था, इसकी वजह से सूरज की रोशनी सीधा बेड पर पड़ रही थी और आर्या जी तरफ थी, वह साइड सीधा विंडो के पास ही था, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उन रोशनी की वजह से ही आर्या की नींद टूट जाती है। आर्या अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने की कोशिश करती है, पर उसे साफ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आर्या धीरे से अपने हाथों को हिलाती है और उसे अपने चेहरे के पास ले जाकर वह धीरे से अपनी आंखों को मलती है। उसके बाद वह धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना लगती है, पर जैसे जैसे उसकी नींद टूटती जा रही थी, वैसे वैसे उसे एक दर्द का एहसास हो रहा था। अपने हाथों को भी अचानक से उठने के बाद आर्या को अपने हाथों में भी एक तेज दर्द महसूस हुआ था। रात भर उसके दोनों हाथ आदेश के पकड़ में थे, जिसकी वजह से उसकी कलाइयों पर आज के उंगलियों के निशान आ गए थे। आर्या की नजरें सीधा अपनी कलाइयों पर जाती हैं और उन निशानों की तरफ देखते हुए आर्या को धीरे धीरे करके रात की सारी बातें याद आने लगती है। जैसे जैसे आर्या को रात की सारी बातें याद आ रही थी, आर्या के आंखों में आंसू भरते जा रहे थे। उसने कितनी कोशिश की थी आरिश की पकड़ से निकलने की, पर वह निकल नहीं पाई थी। आर्या अब अपनी नजरें अपनी कलाइयों से हटाकर बेड की दूसरी तरफ देखती है, जहां पर उसे आरिश बेड पर सोया हुआ नजर आता है। आरिश इस समय पेट के बल सोया हुआ था, उसकी बस पीठ आर्या को नजर आ रही थी। उसका चेहरा भी इस समय दूसरी तरफ घुमा हुआ था। आरिश की तरफ देखकर आर्या की नजरों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था, और जब तक वह गुस्सा उसकी आंखों में रहता, जाहिर सी बात है आर्या की आंखों में ये चुभता रहता। आर्या धीरे से अपनी बॉडी को हिलाते हुए उठकर बेड पर बैठने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वह अपनी बॉडी को मूव करती है, उसे एक तेज दर्द महसूस होता है। पर फिर भी आर्या उस दर्द को सहते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है। अपनी हालात देखते हुए उसे खुद पर ही अफसोस हो रहा था। वह ब्लैंकेट से खुद को कवर करती है और फिर एक गहरी सांस लेती है और अपने दोनों हाथों से अपने आंसुओं को साफ करते हुए 2-4 गहरी सांस लेती है, जैसे वह खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हो। वह नहीं चाहती हो कि वह रोए। आर्या के उठने के हलचल से आरिश के भी नींद अब धीरे धीरे खुलने लगती है। बेड पर होती के हलचल की वजह से आरिश अपनी आंखें खोलता है और हैंगओवर से भारी होते अपना सर को पकड़कर वह भी उठकर सीधा बेड पर बैठ जाता है। बेड पर बैठने के बाद आरिश को अपने हालात का एहसास होता है और वह तुरंत हड़बड़ाते हुए पलटकर देखता है, पर अपने सामने आर्या को देखकर वह एक राहत की सांस लेता है। पर आर्या की नज़रों में अपने लिए गुस्सा देखकर आरिश कुछ पल को थम सा जाता है। जाहिर सी बात है कि आर्या का ऐसा रिएक्शन ही बता रहा था कि आरिश ने उसके साथ क्या किया था। ये पता लगाना आरिश के लिए कोई मुश्किल का काम नहीं था। आरिश आर्या के इमोशंस को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने सर को झुकाए चुपचाप बैठ जाता है। उसके सर में इस समय बेहद तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतना दर्द महसूस क्यों हो रहा है। और जहां तक उसे याद था, उसने कल रात ड्रिंक भी नहीं की थी
और अगर उसने ड्रिंक नहीं की थी तो फिर यह हैंगओवर किस चीज़ का था। आरिश अपने सर को पकड़े हुए पिछली रात के बारे में सोचने लगता है। फ्लैशबैक, एक बड़े से हाल में इस समय बिजनेस पार्टियां चल रही थी और सभी अपने अपने में ही मगन थे। किसी को भी आरिश के आने की उम्मीद नहीं थी, पर अचानक से है आरिश की एंट्री बड़े से हॉल में होती है और आरिश सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन उस पार्टी का बन जाता है। सभी अब आरिश से मिलने के लिए उसके पास आने लगते हैं, पर आरिश इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतना ज़्यादा गुस्सैल आदमी था कि कोई भी उससे बातें करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी उसमें से कुछ लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की और वह कामयाब भी रहे। सभी आरिश से अब अपने अपने बिजनेस की बात कर रहे थे। इधर जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया था उसे भी आरिश के आने की खुशी थी। हालांकि आरिश ऐसे किसी भी पार्टियों में अटेंड नहीं करता था, पर आज इस पार्टी में देखकर सभी मेहमान वहां के शौक थे। पर उन सबको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि फाइनली आज काफ़ी सालों बाद आरिश आर्यन दुनिया के सामने आया है, वरना वह तो हमेशा है कैमरा के पीछे से ही पूरे एशिया पर अपना राज करता आया था। पार्टी काफ़ी देर तक चलती है और वहाँ पर कपल डांस भी किए जाते हैं, पर आरिश को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह बस अपने टेंशन को थोड़ा सा रिलीव करने के लिए यहाँ पर आया था। हालांकि वह ऑफिस जाकर काम भी कर सकता था, पर इस समय उसका जैसा मूड था वह बिल्कुल भी ऑफिस में जाकर काम नहीं करना चाहता था और वह बस अपने मन को बदलने के लिए इस पार्टी में आया था। आरिश अभी अपनी जगह पर खड़ा सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था, तभी उसके सामने एक वेटर आकर रुकता है और वह खुद ही ड्रिंक ऑफर करता है। आरिश को ड्रिंक चाहिए तो नहीं थी, पर उसे वेटर के सामने आ जाने पर आरिश ड्रिंक को अपने हाथों में उठा लेता है और ड्रिंक की तरफ देखते हुए उस ड्रिंक की एक सीप लेता है, पर उसे एक अजीब सा टेस्ट आता है। पर इस समय आरिश अपने ख्यालों में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि वह उस ड्रिंक के टेस्ट की तरफ ध्यान न देते हुए उस ड्रिंक को पूरा पी जाता है और उसे ड्रिंक के पीने के कुछ पल बाद है उसे अपना सर भारी होता हुआ महसूस होने लगता है और उसी को एहसास करते हुए वो तुरंत उसे पार्टी हॉल से निकल जाता है। उसके बाद का आज को कुछ भी याद नहीं था। वह कब घर आया, कैसे घर आया और इस समय वह आर्या के पास क्या कर रहा है। फ्लैशबैक एंड अपने कंडीशन को देखते हुए वह इतना तो समझ गया था कि जो चीज़ कोई और उसके साथ करने की कोशिश कर रहा था वह आर्या के साथ कर चुका था। आरिश गहरी सांस लेते हुए अपने एक हाथ से अपने सर को पकड़े हुए अपना दूसरा हाथ आर्या की तरह बढ़ा देता है ताकि वह आर्या के हाथों को पकड़ सके। पर जैसे ही वह अपने हाथों को आर्या की तरह बढ़ाता है, आर्या गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उसके हाथों को दूर झटक देती है। आरिश का हाथ एकदम से दूसरी तरफ चला जाता है और आर्या के ऐसा करने पर आरिश अपनी हरी आंखें आर्या के ऊपर टिका देता है और वह आर्या की तरफ देखने लगता है, पर आर्या को उसके देखने से भी कोई असर नहीं हो रहा था। वह गुस्से से अब भी आरिश को उसी तरह से घूरे जा रही थी। वह भले ही कुछ बोल नहीं रही थी, पर इस समय उसकी आंखों में गुस्सा, नाराजगी, नफरत सारे इमोशन देखे जा सकते थे और आर्या की आंखों के ऐसे इमोशन देखते ही आरिश फिर से अपना हाथ दोबारा आर्या की तरफ बढ़ता है, पर एक बार फिर से आर्या उसके हाथों को दूर झटक देती है। अब आरिश से रहा नहीं जाता है और वह एकदम से आर्या की बहन को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है, पर वह जैसे ही कुछ बोलने को होता है उससे पहले ही कमरे में एक तेज थप्पड़ की गूंज कमरे में गूंज उठती है। आरिश का चेहरा दूसरी तरफ झुका हुआ था। वही आर्या इस समय उबलती नजरों से आरिश की तरह से देख रही थी। उसके गुस्से की आज कोई सीमा नहीं थी। आज शायद उसके सारे हाथ पार हो चुके थे। आज उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आरिश किसी और औरत के साथ एक कमरे में रहता है और उसके बाद भी उसका इस तरह से उसके पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करना आर्या को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे गुस्से की आग में उसने आज आरिश को पहली बार उसने आरिश को आज थप्पड़ मारा था। पर थप्पड़ मारने के बाद आर्या के हाथ एकदम से हवा में ही रह जाते हैं और वह एकदम से आरिश की तरफ देखने लगती है। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था। आर्या कुछ देर तक बारिश की तरफ देखते रहती है, फिर वह तुरंत अपने हाथ को पीछे खींचकर आरिश की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, हमें हाथ लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे करीब आने की? किसने आपको ये हक दिया कि आप हमें छू सकते हैं? आपने ये हक उसी दिन को दिया था जिसे आपने उसे नैना को हमारी जगह लेकर आए थे। आपने नैना को हमारी जगह दी है, तो फिर कल रात मेरे पास क्यों आए थे? जबरदस्ती करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। आर्या की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसने बहुत कोशिश की थी कि वह अपने आंसुओं को रोक पाए, पर वह अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई।
उसके गुस्से के साथ साथ उसका दर्द भी अब बहने लगा था। वह आंसू भरी नजरों से आरिश की तरफ देख रही थी, जिसका चेहरा अब भी दूसरी तरफ घुमा हुआ था और उसने अपने आंखों को कसकर बंद कर रखा था। आर्या नहीं जानती थी उसके इस रिएक्शन का आरिश कैसे जवाब देगा, पर अब आर्या को जरा भी डर नहीं लग रहा था। वह अभी बेड पर बैठी हुई गुस्से और लाचारी से आरिश को घूर रही थी। हालांकि उसे एहसास हुआ था कि उसे आरिश को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, और इसको थप्पड़ मारने के बाद उसके हाथ तक कांप रहे थे, जिसकी वजह से उसने खुद ही अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। पर वह इस बात को आरिश के सामने जाहिर नहीं होने दे रही थी। थोड़ी देर तक यूं ही खामोशी के बाद आरिश अपने लाल नजरों से आर्या की तरफ देखता है, और अगले ही पल वो एकदम से अपना हाथ बढ़ाकर आर्या के छोटे से चेहरे को अपने हथेलियां में दबोचकर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है तुम्हें, तभी तुम आज इस हद तक चली गई हो। एपिसोड 42 आरिश को पड़ा थप्पड़। अब आगे आर्या नहीं जानती थी उसके इस रिएक्शन का आरिश कैसे जवाब देगा, पर अब आर्या को जरा भी डर नहीं लग रहा था। वह अभी बेड पर बैठी हुई गुस्से और लाचारी से आरिश को घूर रही थी। हालांकि उसे एहसास हुआ था कि उसे आरिश को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, और इसको थप्पड़ मारने के बाद उसके हाथ तक कांप रहे थे, जिसकी वजह से उसने खुद ही अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। पर वह इस बात को आरिश के सामने जाहिर नहीं होने दे रही थी। थोड़ी देर तक यूं ही खामोशी के बाद आरिश अपने लाल नजरों से आर्या की तरफ देखता है, और अगले ही पल वो एकदम से अपना हाथ बढ़ाकर आर्या के छोटे से चेहरे को अपने हथेलियां में दबोचकर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है तुम्हें, तभी तुम आज इस हद तक चली गई हो। अब आगे इतना कहकर आरिश अपने दूसरे हाथ को अपने सर से हटाकर आर्या की कमर पर रखता है और उसे एकदम से अपनी अपनी तरफ खींच लेता है। आरिश के ऐसा करत ही आर्या तुरंत फिसलते हुए बेड पर लेट जाती है, और आर्या के लेटते ही अगले पल आरिश उसके ऊपर था, और वह गुस्से से अपनी उबलते नजरों से उसकी तरफ से देख रहा था। पर आर्या की भी आंखों में आज कोई डर कोई एहसास नजर नहीं आ रहे थे। बस था तो सिर्फ एक दर्द और एक गुस्सा। गुस्सा किस बात का ये वह समझ नहीं पा रही थी, और दर्द किस बात का वह भी आर्या समझ नहीं पा रही थी। जिस इंसान ने कभी उसे खुशियां दी ही नहीं, उससे दर्द के सिवा और किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकती थी, और जिस इंसान को उसकी खुशियों की परवाह नहीं थी उसके लिए गुस्सा भी बेकार था। आर्या अभी घूरती हुई नजरों से आरिश की तरह फिर देख रही थी। वही आरिश उसके चेहरे को अपनी हथेलियां में पकड़े हुए ही उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, यू डरे टू स्लैप मी? हाउ डरे यू, आफ्टर गिविंग माई प्लेस टू अनदर वुमन, टू फोर्सफुली बी फिजिकल विद मी? आर्या बेहद गुस्से से आज उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई टॉलरेटेड ऑल योर कंपल्शंस बिकॉज यू वर माई हस्बैंड, बट द डे यू गेव माई राइट्स टू समवन एल्स, यू हैव बिकम नथिंग मोर देन अ स्ट्रेंजर टू मी। So I ask you, how dare you force yourself on me? अभी आरिश कुछ कहता उससे पहले ही आर्या एक बार फिर से बोलता है। वही आर्या की बातें सुनकर अब आरिश का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ता है जा रहा था। पर आरिश कुछ करता उससे पहले ही आर्या आरिश को अपने ऊपर से धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। आर्या के अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी, पर पता नहीं कैसे, पर वो आरिश को खुद से दूर कर चुकी थी। उसे आरिश का अपने आसपास भी रहना उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल कर रहा था, और उसने अपनी सारी ताकत लगाकर आरिश को खुद से दूर धकेल दिया था। आरिश के सर में इसमें बेहद तेज दर्द हो रहा था, और वह खुद को संभाल नहीं पाया और बेड की दूसरी तरफ हो गया। आर्या इसी बीच तुरंत ही उठाती है और ब्लैंकेट को अपनी बॉडी पर लपेटे हुए अपने कांपते पैरों से सीधा बाथरूम के अंदर चली जाती है। इधर आरिश गुस्से से अपने दांत के पिसते हुए रह जाता है। उसके सिर में इतना तेज दर्द हो रहा था कि उसने दोबारा आर्या को पकड़ने की कोशिश भी नहीं की और उसे जाने दिया। आर्या के जाने के कुछ देर बाद तक आरिश अपने सिर को पकड़े बेड पर बैठा रहता है, और कुछ देर बाद वो बेड से उठता है और अपने कपड़े पहनकर में सीधा बाहर आता है। काकी इस समय किचन में काम कर रही थी। आरिश अपने कमरे की तरफ जाते हुए ही थोड़ी तेज आवाज में काकी से कहता है कि वह नींबू पानी और एक कप कॉफी उसके कमरे में भिजवा दे। आरिश की आवाज सुनकर काकी तुरंत ही किचन से बाहर झांक कर देखती है, और आरिश को आर्या के कमरे की तरफ से आता हुआ देखकर काकी एकदम से हैरान रह जाती है और अपने कदम आर्या के कमरे की तरफ बढ़ा देती है। पर रास्ते में ही उनके कदम रुक जब आरिश की आवाज एक बार फिर उनके कानों में पड़ती है, थोड़ा जल्दी। काकी अपना मन मारते हुए आर्या के कमरे की तरफ देखती है और आरिश की बात मानते हुए वह आरिश के लिए नींबू पानी और कॉफी बनाने लगती है। इधर आरिश अपने कमरे में आता है और वह सीधा बाथरूम के अंदर चला जाता है।
बाथरूम के अंदर आकर आरिश मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। उसने अपने दोनों हाथों को काउंटर पर रखता है। वह एक तक मिरर में खुद को ही घूर रहा था। आर्या ने इतनी तेज थप्पड़ से मारा था जिसकी वजह से आर्या की छोटी छोटी उंगलियों के निशान उसके गालों पर छप गए थे और उस निशान की तरफ देखते हुए आरिश के दांत पीस गए थे। इधर नैना, जो कि सुबह सुबह ही उठ गई थी, वह इस समय बालकनी में बैठी हुई थी और कमरे के दरवाजा खुलने की आवाज से वह झांक कर देखती है तो आरिश को कमरे में देखकर नैना बालकनी से उठकर कमरे में आती है, पर आरिश उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए सीधा बाथरूम के अंदर चला जाता है और आरिश के इस हरकत पर नैना बस अपनी मुट्ठी को भींचते हुए रह जाती है। वह आरिश के बाथरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगती है और इस इंतजार में वह रूम में ही उधर उधर टहलने शुरू कर देती है। क्योंकि उसे बैग पर बैठने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वह बैग को हाथ भी नहीं लगा सकते थे। इधर आरिश थोड़े दिन बाद शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है। उसने अपनी बॉडी पर सिर्फ एक बाथरोब लपेट रखा था। उसके बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी। उसने हॉट वाटर के शावर लिया था जिसकी वजह से उसका चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया था। उसकी स्क्रीन थोड़ी सी रेड हो गई थी, पर वह इस लुक में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। और उसके बाद नशीली आंखें, जो कि कल रात के हैंगओवर की वजह से अब भी पूरी तरह से खुल नहीं पा रही थी। आरिश बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। नैना तो बस अपनी आंखें फाड़े आरिश को ही देखे जा रही थी, पर आरिश ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उसे नैना की नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आरिश चेंजिंग रूम में जाता है और वह चेंज करके बाहर आता है। उसने इस समय नीचे ब्लैक कलर के ट्राउज़र के साथ ऊपर में ग्रे कलर की टी शर्ट कैरी की थी और वह सीधा चेंजिंग रूम से बाहर आकर ड्रेसिंग मिरर के सामने जाता है और अपने बालों को ड्राई करने के बाद वह उसे उलझा कर सीधा नीचे आ जाता है। पर इस बीच नैना, जो कि आरिश से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, वह अपनी बात आरिश से कहने की कोशिश करती है, पर वो अपने मुंह से एक शब्द भी निकाल पाती, आरिश उसकी बिना सुने ही निकल जाता है। पर नैना ने जो नोटिस कर लिया था वह थी आरिश के गालों पर उंगलियों के निशान। हॉट वाटर लेने की वजह से रेड हो गए थे, पर उसके गालों पर की उंगलियों के निशान वो पूरी तरह से विजिबल हो रहे थे। उसे दूर से ही साफ साफ देखा जा सकता था कि आरिश के गालों पर उंगलियों के निशान हैं। पर नैना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आगे से सवाल कर पाए कि उसके गालों पर वह निशान कैसे हैं। इधर आरिश कमरे से बाहर आता है, तभी उसे सामने से काकी आती नजर आती है। काकी आरिश के कमरे में काफ़ी और नींबू पानी लेकर आ रही थी, पर आरिश का कमरे में रुकने का बिल्कुल मन नहीं था, जिसकी वजह से नींबू पानी लेकर पीते हुए नीचे आ जाता है और वह जाकर हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। इस समय उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबाया हुआ था। वह नहीं चाहता था कि वह अपना गुस्सा बाहर निकाले। आरिश नींबू पानी पीने के बाद थोड़ी देर सोफे से अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह थोड़ी देर तक खुद को रिलैक्स करना चाहता था और थोड़ी देर बाद वह अपनी आंखें खोलता है, जब उसके कानों में पायल की आवाज़ गूंजती है। पायल की आवाज़ सुनकर आरिश के जबड़े फिर से काश जाते हैं। मतलब इस लड़की ने उसके कहने के बाद भी अपने पैरों से पायल नहीं निकला था और उसने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने के लिए पायल पहनकर बाहर आई थी। आरिश अपने तिरछी नज़रों से उसे तरफ देखता है जिस तरफ से यह आवाज़ आ रही थी। आर्या, जो कि बिल्कुल नॉर्मली चलते हुए अपने कमरे से बाहर आ रही थी, उसके बाल इस समय गीले थे और उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था, जिसकी वजह से वह उसके कमर तक आ रहे थे। उसने इस समय रेड कलर की सिंपल से साड़ी कैरी की हुई थी, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आर्या को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा रहा था कि कुछ देर पहले तक आर्या की क्या हालत थी। आर्या चेहरे का वह इतने दर्द में होने के बाद भी उसके चेहरे की खूबसूरती कभी फीकी नहीं पड़ती थी। आर्या चलते हुए सीधा किचन की तरफ जाने लगती है। वही आरिश, जिसकी नज़रें आर्या के ऊपर ही टिके हुई थी, वह बिना पल के झुकाए आर्या की तरह से देख रहा था। आर्या की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बस सच में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। आर्या काकी को हॉल में आरिश के पास खड़ा देख लिया था, पर फिर भी वह काकी की तरफ भी नहीं देखती और वह सीधा किचन में आ जाती है। आर्या के इस बिहेवियर से काकी को थोड़ा सा अजीब लगता है और वह आरिश की तरफ देखती है, पर फिर वह दोबारा पलट के किचन की तरफ देखती है, जहां पर आर्या जा चुकी थी और पायलों की आवाज़ भी शांत हो चुकी थी। मतलब आर्या किचन में जाकर एक जगह खड़ी हो चुकी थी। पायलों की आवाज़ शांत होने के बाद आरिश गहरी सांस भरता है और वह काफ़ी का मग उठा लेता है। आरिश की कॉपी लेते ही काफ़ी तेज कदमों से चलते हुए किचन में आती है और वह किचन में आते ही सीधा आर्या के सर पर हाथ फेरते हुए
उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है बच्चा, आज तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो? क्या कुछ हुआ है? मैंने सुबह सुबह आरिश बाबा को तुम्हारे कमरे से बाहर आते हुए देखा है। क्या उन्होंने कुछ किया है या फिर उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? काकी के सवालों को सुनकर आर्या कुछ पल खामोशी से काकी की तरफ देखती है। फिर वह अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। आर्य ने अपनी बात कह तो दी थी, पर उसकी आंखों में जो नफरत और गुस्सा झलक रहा था वह काकी से छिपी नहीं थी। काकी इतना तो समझ गई थी कि जो भी बात है आर्या उन्हें बताना नहीं चाहती है, इसलिए वह कुछ भी नहीं कहती है। आर्या काकी की तरफ देखती है, फिर वह बोली, क्या आज आप मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकती हैं? मुझे कुछ टेस्ट करवाने हैं। आर्या के सवाल पर काफी कंफ्यूजन से आर्या की तरफ देखती है। भला आर्या को क्या टेस्ट करवाना है? पर काकी शांत ही थी और आर्या जानती थी कि उसे अकेले यहाँ से जाने की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। काकी ऐसी थी जो उसे इस पहले से बाहर ले जाने में मदद कर सकती थी, इसलिए आर्या ने काकी से यह सवाल किया था, वरना वह खुद ही अकेली चली गई होती। आर्या के सवाल के बाद काकी थोड़ी देर तक शांत रहती है, फिर वह बोली, अच्छा ठीक है, मैं स्नेहा से कह देता हूँ कि वह तुम्हारी टेस्ट की तैयारी कर दे। काकी अपनी बात कहकर धीरे से आर्या के माथे पर किस करती है, जिससे आर्या बस हल्की से स्माइल कर देती है और फिर वो दोनों ही काम पर लग जाती हैं। पर काफी पूरी तरह से अनजान थी कि आर्या के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। काकी नहीं जानती थी कि उसने जो हम ही भरी है, उनका यह फैसला सही है या गलत, आर्या को आज बाहर ले जाना सही भी है या फिर नहीं, बस समझ नहीं पा रही थी। इधर आर्या के चेहरे पर काकी हामी भरती हैं। एक अजीब से इमोशंस आ गए थे, उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक आ गई थी, पर वह उसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होते देती है और खुद को नॉर्मल ही रखती है। एपिसोड 43 किस। अब तक आर्या के सवाल के बाद काकी थोड़ी देर तक शांत रहती है, फिर वह बोली, अच्छा ठीक है, मैं स्नेहा से कह देता हूँ कि वह तुम्हारी टेस्ट की तैयारी कर दें। काकी अपनी बात कहकर धीरे से आर्या के माथे पर किस करती है, जिससे आर्या बस हल्की से स्माइल कर देती है और फिर वो दोनों ही काम पर लग जाती हैं। पर काफी पूरी तरह से अनजान थी कि आर्या के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। काकी नहीं जानती थी कि उसने जो हम ही भरी है, उनका यह फैसला सही है या गलत, आर्या को आज बाहर ले जाना सही भी है या फिर नहीं, बस समझ नहीं पा रही थी। इधर आर्या के चेहरे पर काकी हामी भरती हैं। एक अजीब से इमोशंस आ गए थे, उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक आ गई थी, पर वह उसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होते देती है और खुद को नॉर्मल ही रखती है। अब आगे आर्या किचन का काम खत्म करने के बाद किचन से बाहर आती है और वह हॉल में आकर अपने नज़र चारों तरफ घुमा कर देखती है। हॉल में किसी को ना देखकर आर्या गहरी सांस लेती है और वह जाकर सीधा सोफे पर बैठ जाती है। उसे समय काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, साथ उसे बॉडी पेन भी महसूस हो रहा था। आर्या चुपचाप हॉल सोफे पर बैठ हुई थी। आर्या चुपचाप सोफे पर बैठे आंखें बंद किए हुए थी, साथ उसने अपने सर को भी पीछे सोफे पर टिकाया हुआ था। इस समय अपनी आंखें बंद किए हुए कुछ गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी काकी किचन से बाहर आती है और वह आर्या को इस तरह से अकेले सोफे पर बैठा हुआ देखकर अपने कदम सीधा आर्या की तरह बढ़ा देती है। काकी आर्या के पास आकर आर्या की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, क्या हुआ बच्चे, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? काकी के सवाल पर आर्या तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेती है और सामने खड़ी काकी की तरफ देखने लगती है। काकी को शांति से अपने सामने खड़ा हुआ देखकर अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अकेली बैठी हुई थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आइए ना बैठिए। आर्या काकी को भी अपने बगल में बैठने का इशारा करती है। काकी आर्या की तरह देखकर हल्के से मुस्कुराती है, फिर वो उसके बगल में ही बैठकर उसके छोटे से हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे उसके हाथों पर सहलाते हुए उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखती है। फिर थोड़ी देर की शांति के बाद बोली, मैंने आज सुबह सुबह आरिश बाबा को तुम्हारे कमरे से बाहर आते हुए देखा था। क्या वह रात को तुम्हारे कमरे में ही सोए थे? क्या उन्होंने कुछ कहा है? क्या उन्होंने फिर से तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की? अभी काकी अपनी बात कही रही थी कि आर्या ने बीच में ही काकी को रोकते हुए बोली, आप ज्यादा सोच रही हैं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वह रात को मेरे कमरे में आए थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद वह कल रात को काफी ज्यादा नशे में थे। आर्या काकी से यह बात कह तो रही थी, पर आरिश ने कल रात जो भी उसके साथ नशे की हालत में किया था, वह सारी चीज आर्या की आंखों के सामने किसी सीन की तरह घूमने लगता है।
आर्या कसकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है और फिर वो काकी से बातें करने लगती है। अभी वह दोनों हॉल में बैठी हुई बातें कर ही रही थी कि तभी नैना कमरे से बाहर आती है और वह जाकर हॉल में बैठे आर्या की तरह देखने लगती है। इस समय सुबह का टाइम था। नैना के इस तरह से हॉल में आकर आर्या के सामने खड़े हो जाने पर काकी और आर्या दोनों ही नैना की तरफ देखने लगते हैं। पर नैना के चेहरे पर इस समय घमंड भरा हुआ था। आर्या की तरह देखते हुए नैना बोली, क्या तुम इसी तरह से सोफे पर बैठे रहने वाली हो? क्या आज हमें नाश्ता मिलेगा भी या नहीं? नैना की बातों से ही उसके एरोगेंट उसका पता चल रहा था। आर्या नैना की बातें सुनकर ऐसे उसे देखती है जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दिया हो, और आर्या के रिएक्शन को नैना बखूबी भी समझ रही थी, पर वह इस तरह से अनजान बनती है जैसे उसने आर्या रिएक्शन को नोटिस ही नहीं किया। नैना दोबारा कुछ भी आर्या से कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से एक भारी आवाज नैना और आर्या दोनों के ही कानों में पड़ती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इस आवाज को सुनकर सभी उसी दिशा में देखने लगते हैं, जहाँ पर आरिश अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट में डाले हुए अपने शांत नजरों से उन दोनों की तरह भी देख रहा था। आरिश को हॉल में देखकर तो जैसे नैना के होश ही उड़ गए थे। नैना अनजान बनते हुए आरिश की तरफ देखकर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए अपने कदम आरिश की तरफ ही बढ़ा देती है, क्योंकि नैना जानती थी कि आर्या के सामने आरिश उसे खुद से दूर नहीं करेगा। नैना तुरंत आरिश के पास आती है और वह आदेश के हाथों को पकड़कर आरिश को आर्या की तरफ दिखाते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोली, बेबी देखो ना, मैं बस यही पूछने आई थी कि आज का ब्रेकफास्ट बना है या नहीं, पर यह मुझे इग्नोर कर रही है। यह मुझे कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दे रही है। मुझे भूख लगी है। क्या तुम प्लीज इसे कह सकते हो कि यह टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा दे? तुम तो जानते हो ना कि मैं भूख ही नहीं रह सकती। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है। प्लीज इसे कहो ना कि यह जल्दी से खाना लगाए। नैना आरिश के हाथों को पकड़कर उसके हाथों को हिलाते हुए बहुत ही मासूमियत के साथ आरिश से कहती है। वही बारिश के जबड़े कसे हुए थे और वह अपनी घूरती हुई नजरों से नैना की तरफ से देख रहा था, जिससे उसे पकड़ रखा था। आरिश बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि नैना उसे हाथ भी लगाए, पर वह इस समय नैना के हाथों को खुद से दूर भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह झूठी स्माइल करता है और नैना की तरफ देखकर अपने दांत पीसते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोला, आज जो गलती की है तुमने, दोबारा वह गलती होनी नहीं चाहिए। आज छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर आरिश अपने हाथों को खींच लेता है। वही आरिश की धमकी सुनकर तो जैसे नैना की धड़कनें ही थम गई थी, पर वो उस डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देती है। वही आर्या जो कि बिना किसी इमोशन के सामने देख रही थी। नैना को इस तरह से आरिश से चिपकता देखकर आर्या खुद पर ही हंस रही थी। जो प्यार उसे 3 सालों में नहीं मिला वो किसी और को 3 दिनों में मिल गया। वही आरिश एक नज़र नैनो को घूरता है, फिर वह आर्या की तरफ देखते हुए थोड़ा रूड आवाज में बोला, क्या तुम्हें अलग से फिर से कहना होगा? क्या तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दे रहा है कि इसे भूख लगी है? इसे ब्रेकफास्ट दो। इतना बोल आरिश अपने कदम डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ा देता है और वह डाइनिंग एरिया में आकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। काकी भी जल्दी से आर्या के हाथों को पकड़कर हल्के से दबाती है और अपने कदम डाइनिंग एरिया की तरह बढ़ा देती है और उनके पीछे पीछे आर्या भी उनके साथ चली देती है। वही नैना जिसके चेहरे पर जंग जीत लेने वाली मुस्कुराहट थी, वह बहुत ही गौर से आर्या को देख रही थी। आर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि नैना का इस तरह से आरिश हाथ पकड़ना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और यह सोच सोचकर ही नैना के चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्या सभी को इग्नोर करते हैं। वह सबसे पहले आरिश को ब्रेकफास्ट देती है। उसके बाद वह नैना के लिए भी एक प्लेट में ब्रेकफास्ट निकाल कर उसे भी दूसरे चेयर के सामने रखकर खुद काकी के साथ थोड़ी साइड हो जाती है, क्योंकि वह हमेशा ही आरिश के खाने के बाद ही खाया करती थी, और जब तक आरिश घर पर रहता था और आसपास रहता था वह कभी भी टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाती थी। आर्या को इस तरह से साइड में खड़ा हुआ देखकर आरिश एक नज़र उसकी तरफ देखता है, पर फिर वो कुछ नहीं कहता और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट थोड़ी देर में खत्म करने के बाद आरिश अपने चेयर से उठता है और वह सीधा आर्या के सामने आकर खड़ा होता है। आरिश आर्या के हाथों को पकड़ता है और बिना एक भी पल गंवाए आर्या को अपने साथ लेकर जाने लगता है। वही आर्या जो अचानक से आरिश के इस तरह से उसके हाथों को पकड़ लेने की वजह से तुरंत आरिश की तरफ देखने लगती है। उसे समझ में ही नहीं आया कि आरिश उसे क्यों अपने साथ लेकर जा रहा है। वही नैना जो कि इस समय चुपचाप बैठी खा रही थी, वह भी आरिश के इस हरकत पर अपना खाना छोड़कर आरिश की तरफ देखने लगती है।
और काकी का भी कुछ है ये हाल था। काकी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से आरिश को हुआ क्या है। वह आर्या को अपने साथ लेकर क्यों जा रहा है, पर न ही नैना में इतनी हिम्मत थी और न ही काओकी में कि वह आरिश से ही सवाल कर सके। वही आर्या को जब समझ में आता है कि आरिश उसे अपने साथ लेकर जा रहा है, आर्या तुरंत ही अपने हाथों को आरिश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और आरिश की तरफ देखते हुए वह गुस्से भरी आवाज में आरिश से कहती है, यह आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए मुझे, और आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आरिश बिना आर्या के किसी भी सवाल का जवाब दिया उसे लेकर बस सीधा चलते ही जा रहा था। आर्या सामने की तरफ देखती है तो आरिश उसे बैकयार्ड में लेकर जा रहा था। पहले आर्या बैकयार्ड की तरफ आरिश हो जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही उसके आंखों में एक अजीब से इमोशन आ जाते हैं, क्योंकि उसे बैकयार्ड में जाने की उसे परमिशन नहीं थी और आरिश आज खुद ही उसे जबरदस्ती इस पैलेस के बैकयार्ड में ले जा रहा था। पर आर्या अब भी अपने हाथों को आरिश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे आरिश के साथ बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना था, फिर चाहे आरिश उसे नई जगह पर ही क्यों ना लेकर जाए। आर्या काफी ज्यादा कोशिश करती है पर फिर भी आरिश की पकड़ से खुद को आज़ाद करवाने में नाकामयाब ही रहती है। वही आरिश आर्या को लेकर बैकयार्ड में आता है और झटके से खींचते हुए उसे मिरर की डोर से लगा देता है। आर्या एकदम से हड़बड़ाते हुए आरिश की तरफ देखते लगती है। अचानक से आरिश के इस रिएक्शन पर आर्या काफी ज्यादा घबरा गई थी। आर्या की नजरें अब आरिश की आंखों में देखने लगती हैं। वही आरिश की आंखें इस समय बिल्कुल किसी सात झील की तरह साफ दिख रही थी। उसमें न ही कोई गुस्सा था और न ही कोई और इमोशनल से नजर आ रहे थे, पर आज आरिश की तरफ देखते हुए उसे समझने की कोशिश कर रही थी। आरिश बिल्कुल शांत होकर आरिश को देख रही थी। वही आरिश की नजरें आर्या के छोटे से चेहरे पर ही टिकी हुई थी। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरिश उसे ऐसे क्यों देख रहा है, आखिर वो चाहता क्या है। पर आर्या कुछ समझ पाती उससे पहले उसे अपने होठों पर किसी सॉफ्ट सी चीज का स्पर्श महसूस होता है। अब आर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि वह सॉफ्ट सी चीज को अपने होठों पर महसूस कर रही है। वो कुछ और नहीं बल्कि आरिश के होंठ है। आरिश के होठों को अपने होठों पर महसूस करके आर्या एकदम से आरिश को खुद से दूर धक्का देने लगती है। आर्या के दोनों ही हाथ इस समय आरिश के सीने पर रखे हुए थे और वह लगातार आरिश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। पर आर्या के हर एक कोशिश को कंट्रोल करते हुए आरिश की कमर को काफी कसकर थाम लेता है। साथ ही दूसरे हाथ से वह आर्या के छोटे छोटे हाथों को भी थम लेता है जो कि उसके सीने पर थे। एपिसोड 44, आर्या का टूटा दिल। अब तक आरिश बिल्कुल शांत होकर आरिश को देख रही थी। वही आरिश की नजरें आर्या के छोटे से चेहरे पर ही टिकी हुई थी। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरिश उसे ऐसे क्यों देख रहा है, आखिर वो चाहता क्या है। पर आर्या कुछ समझ पाती उससे पहले उसे अपने होठों पर किसी सॉफ्ट सी चीज का स्पर्श महसूस होता है। अब आर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि वह सॉफ्ट सी चीज को अपने होठों पर महसूस कर रही है। वो कुछ और नहीं बल्कि आरिश के होंठ है। आरिश के होठों को अपने होठों पर महसूस करके आर्या एकदम से आरिश को खुद से दूर धक्का देने लगती है। आर्या के दोनों ही हाथ इस समय आरिश के सीने पर रखे हुए थे और वह लगातार आरिश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। पर आर्या के हर एक कोशिश को कंट्रोल करते हुए आरिश की कमर को काफी कसकर थाम लेता है। साथ ही दूसरे हाथ से वह आर्या के छोटे छोटे हाथों को भी थम लेता है जो कि उसके सीने पर थे। अब आगे आरिश के किस की वजह से अब आर्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। आर्या बार बार आरिश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर आरिश था कि वह पीछे हटने को तैयार ही नहीं हो रहा था। आर्या अब अपनी बंद होते आंखों से आरिश की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे अब सांस नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे यह आखिरी बार था जब आरिश उसे किस कर रहा हो। आरिश की किस समय के साथ इंटेंस और डीप होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था आरिश इस किस के जरिए ही उसे अपने अंदर संभालेगा। जब आर्या देखते हैं कि आरिश उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है, तब आर्या अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देती है, क्योंकि जितने ज्यादा वह कोशिश से कर रही थी उससे कहीं ज्यादा उसे तकलीफ हो रही थी सांस लेने में। इसलिए अब वह कोशिशें को भी छोड़ देती है। आर्या की बॉडी ढीली होने पर अब आरिश धीरे धीरे अपनी किस को सॉफ्ट करना शुरू कर देता है और उसकी पकड़ भी आर्या के ऊपर ढीली होने लगती है। कुछ देर बाद आरिश पूरी तरह से आर्या से दूर हो जाता है। आरिश के छोड़ते ही आर्या एकदम से निढाल होकर आरिश के सीने पर गिर जाती है। उसका छोटा सा मुंह खुला हुआ था और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी।
इधर नैना जो कि आरिश के पीछे पीछे ही बैकयार्ड में आई थी, वह दूर से ही इस नज़ारे को देख चुकी थी। वह देख चुकी थी किस तरह से आरिश ने आर्या को अपनी बाहों में भरा हुआ था और वह किस तरह से एग्रेसिव होकर उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि आर्या के उसे दूर करने की कोशिशें के बावजूद आरिश उससे से दूर नहीं हो रहा था, बल्कि वह उसे खुद में और भी समेटता जा रहा था। और यह नज़ारा देखकर नैना की आंखों में गुस्सा छाने लगता है। वो गुस्से और नफरत से आर्या की तरफ देख रही थी। सिर्फ और सिर्फ आर्या की वजह से ही आज आरिश की जिंदगी में नैना की कोई जगह नहीं है और नैना इस बात को कभी नहीं भूल सकती थी और न ही वह आर्या को इतनी आसानी से जाने देने वाली थी। अगर आर्या नहीं होती तो आरिश को कभी उसके सच का पता नहीं चलता। आरिश कभी नहीं जान पाता कि नैना का उसी के क्लासमेट के साथ अफेयर चल रहा है। आर्या के बस एक बेवकूफ़ी की वजह से आरिश को नैना और वैभव का सच पता चला था। नैना गुस्से से अपने दांत किटकिटाते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए उस तरफ गुस्से से देख रही थी। उसे रहा नहीं जा रहा था इस तरह से आरिश और आर्या को इस करीब देखकर। उसकी नफरत आर्या के लिए और भी बढ़ता जा रहा था। आरिश के बाहों में उसे देखने के बाद भी वह इस समय आरिश के पास जा नहीं सकती थी। काफ़ी देर तक गुस्से और नफरत में उसे तरफ देखते रहने के बाद नैना गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। इधर आरिश आर्या की कमर पर अपने हाथ से फेर रहा था। थोड़ी देर तक आरिश आर्या को अपनी बाहों में लिए इस तरह से वहीं पर खड़ा रहता है, पर थोड़ी देर बाद वह खुद को आर्या से दूर करता है और आर्या को सीधी खड़ी करता है। आर्या की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे ये फालतू की जिद तुम पर ही भारी पड़ेगी, इसलिए चुपचाप आज के आज ही इन पायलों को उतरो और इसे जहां से तुमने निकला वैसे वहीं पर वापस से रखो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे इसके शोर बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर मुझे ये दोबारा सुनाई दिए तो मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा दोबारा तुम्हारे करीब आने से, फिर चाहे तुम्हारी कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए अब चुपचाप जाओ और यह पायल उतार कर आओ। इतना कहकर आरिश बैकयार्ड से मेंशन में वापस आ जाता है। इधर आर्या जो कि अपने सीने पर हाथ रख गहरी गहरी सांस ले रही थी, गुस्से से जाते हुए आरिश की तरफ घूर कर देख रही थी, पर वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी। थोड़ी देर तक यूं ही खड़ी गहरी गहरी सांसें लेने के बाद आर्या भी वहां से निकालकर वापस मेंशन के अंदर आ जाती है। इधर काकी ने टेबल से सारे बर्तन हटा दिए थे और वह अपने लिए और आर्या के लिए ब्रेकफास्ट निकल रही थी और आर्या को आता हुआ देखकर काकी तुरंत अपने कदम आर्या की तरफ बढ़ा देती है। आरिश के किस के वजह से आरिता के होठों पर स्वेलिंग आ गए थे, साथ में काफी ज्यादा रेड भी नजर आ रहे थे। आर्या के फोटो की तरफ देखकर काकी अंदाजा लगा सकती थी कि आरिश और आरिता के बीच क्या हुआ होगा, पर काकी कुछ भी नहीं कहती हैं और आर्या के पास पहुंचकर आरिता के हाथों को पकड़कर उसे लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर के पास आती हैं और वह आर्या को चेयर पर बिठाते हुए उसके सामने ब्रेकफास्ट का प्लेट रखते हुए बोली, इसे फिनिश करो, तुम्हें दवा भी खानी है। काकी की बात सुनकर आर्या भी कुछ नहीं कहती है और खामोशी से नाश्ता करने लगती है। इधर आरिश अपने कमरे में आया था, वह ऑफिस के लिए रेडी होकर अपने फ़ोन को उठाता है और वह कमरे से बाहर जाने लगता है, पर तभी सामने से आते हुए नैना से टकरा जाती है। नैना के टकराते हैं आरिश तुरंत अपने 2 कदम पीछे ले लेता और वह घुरकर नैना की तरफ देखता है। वही नैना भी आरिश की तरह भी देख रही थी। आरिश के इस तरह से अपने कदम पीछे ले लेने की वजह से नैना एकदम से डगमगा गई थी, पर वह कहता उससे पहले ही खुद को संभाल लिया था, पर उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ हैरानी ही नजर आ रही थे। आरिश जो कि आर्या से इतनी नफरत करता था, वह कभी भी आर्या को गिरने नहीं देता था और यहाँ नैना को उसने गिरने छोड़ दिया था। एक वक्त था जब आरिश और नैना के रिश्तों के मिसालें लोग एक दूसरे को दिया करते थे। हाँ, कैसे दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हुआ करते थे और कैसे है ये दोनों कपल के रूप में पूरे कॉलेज में फेमस थे, पर सिर्फ और सिर्फ एक वजह ने इन दोनों के रिश्तों की असलियत बदल दी थी, इन दोनों के रिश्तों की वजूद को ही खत्म कर दिया था। और आज उनके रिश्ते कुछ ऐसे थे कि आरिश नैना को हाथ तक नहीं लगाता था और कभी नैना उस से गलती से टकरा भी जाती थी तो आरिश का रिएक्शन ऐसा होता था जैसे पता नहीं उसे कौन सी गंदी चीज को हाथ लगा लिया। यह बातें नैनो को चाहे कितनी भी क्यों न चुप जाए, पर असलियत यही थी जिसे नैना चाहकर भी बदल नहीं सकती थी। नैना अभी आरिश को इग्नोर करके जाने वाली ही थी कि तभी उसके कानों में कुछ सुनाई देता है और वह एकदम से आगे बढ़कर आरिश की तरफ अपने हाथ बढ़ा देती है और अगले ही पल उसके दोनों हाथ आदेश के कंधे पर होते हैं। जैसे महसूस करते ही आरिश की आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं और वह एकदम से उसके हाथों को झटक कर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ता है
और मजबूती से उसके दोनों गालों पर दबाते हुए उसके आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम्हें एक बार में मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे हाथ मत लगाया करो, या तुम्हें हर दिन नए मर्दों की आदत हो गई है, जो लाख मना करने के बाद भी मेरे सामने अपनी नुमाइश करती हो? अगर इतनी ही गर्मी है तो कहो, मेरे आदमी तुम्हारी सारी गर्मी एक ही रात में उतार देंगे। उद्धरण चिन्ह। नैना को आरिश की पकड़ से बेहद दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका जबड़ा अभी टूटकर गिर जाएगा, पर फिर भी वह कोई आवाज ही नहीं कर रही थी। उल्टा वह अपने दोनों हाथों को आरिश के कंधे पर रखकर आरिश की आंखों में देखते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर आरिश के मजबूत पकड़ के वजह से वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। इधर आरिश नैना को कुछ भी एक का मौका ही नहीं दे रहा था। वह गुस्से से बस उसकी आंखों में घूरते जा रहा था। इधर कमरे के बाहर आर्या, जो कि अभी अभी आरिश के कमरे के पास आई थी, वह कमरे के खुले दरवाजे को देखकर दरवाजे के पास ही रुकी रह जाती है, क्योंकि अंदर का नज़ारा जो था उसके बाद उसके कदम एकदम से डगमगा जाते हैं। एक पल के लिए तो आर्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी जान उसके शरीर से खींच ली हो। उससे अब आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा थे। जिस एंगल से आरिश खड़ा था और जिस एंगल से नैना का चेहरा नजर आ रहा था, उससे तो यही लग रहा था कि आरिश नैना को किस कर रहा है। और जिस तरह से नैना ने आदेश के कंधों को थाम रखा था, कोई भी देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह दोनों सिर्फ बातें कर रहे हो या फिर आरिश नैना पर गुस्सा कर रहा होगा। यह नज़ारा देखने के बाद अब आर्या के कदम अंदर जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। वह अपने आंसू भरी नज़रों से कमरे के अंदर के नज़ारे को देखती है और उल्टे पांव वापस नीचे लौट जाती है। इधर आरिश झटके से नैना को खुद से दूर फेंक देता है। नैना खुद को संभाल नहीं पाती और जाकर सीधा सोफे पर गिरती है। सोफे पर गिरते ही उसकी दर्द भरी एक चीख निकल जाती है, क्योंकि आरिश ने काफ़ी कसकर उसके चेहरे को पकड़ा था, जिसकी वजह से उसे अब अपने चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इधर आरिश नैना के बिना एक भी बातें सुने हुए घूरकर नैना को देखते हुए सीधा कमरे से बाहर चला जाता है, और वह बिना किसी का ख्याल किए हुए सीधा मेंशन से बाहर जाता है और अपने कार लेकर अपने काम के लिए निकल जाता है। इधर आर्या, जो कि अपने कमरे में बैठे हुई थी, उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी आंखों के सामने अभी अभी जो उसने इंग्लिश के कमरे में देखा था, वह नज़ारा घूम रहा था, और वह अब ये सोच रहे थे कि आरिश इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले उसके करीब था और अगले के पल में नैना के करीब चला गया। क्या अब इतने से ही उसके रिश्ते की असलियत बच गई है? वह बीवी है आरिश के, पर बीवी होने का दर्जा उसका नहीं है। एक घर में होने के बाद भी अपने पति को किसी और औरत के करीब वह देखकर आ रही थी। यह आर्या के लिए बर्दाश्त से बाहर था। एपिसोड 45। आर्या हुई किडनैप। अब तक आरिश ने काफी कसकर उसके चेहरे को पकड़ा था, जिसकी वजह से उसे अब अपने चेहरे पर काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इधर आरिश नैना के बिना एक भी बातें सुने हुए घूरकर नैना को देखते हुए सीधा कमरे से बाहर चला जाता है, और वह बिना किसी का ख्याल किए हुए सीधा मेंशन से बाहर जाता है और अपने कार लेकर अपने काम के लिए निकल जाता है। इधर आर्या, जो कि अपने कमरे में बैठे हुई थी, उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी आंखों के सामने अभी अभी जो उसने इंग्लिश के कमरे में देखा था, वह नज़ारा घूम रहा था, और वह अब ये सोच रहे थे कि आरिश इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले उसके करीब था और अगले के पल में नैना के करीब चला गया। क्या अब इतने से ही उसके रिश्ते की असलियत बच गई है? वह बीवी है आरिश के, पर बीवी होने का दर्जा उसका नहीं है। एक घर में होने के बाद भी अपने पति को किसी और औरत के करीब वह देखकर आ रही थी। यह आर्या के लिए बर्दाश्त से बाहर था। अब आगे। इधर आरिश के कमरे से जाने के बाद नैना आराम से सोफे पर बैठ जाती है। हालांकि उसके चेहरे में इस समय काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था, पर इस समय उसके चेहरे पर जो जहरीली मुस्कुराहट थी वह साफ साफ बता रही थी कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। आरिश ने नोटिस नहीं किया था, पर नैना वह चीज़ नोटिस कर चुकी थी। वह जानती थी कि आर्या के कमरे के पास ही आ रही है, और यह सब उसने जानबूझकर किया था, क्योंकि जिस तरह से आरिश उसके छूने भर से तिलमिला उठता है और उनके को छूने से गुस्से से उसके पास आया करता था। भले ही इसका सच आर्या को नहीं पता हो, पर जो आर्या को दिखा था उसके बाद तो आर्या अपनी जिंदगी में दोबारा कभी आरिश की जिंदगी में लौटने का नहीं सोचेंगी। इधर नैना खुश हो रही थी। इधर काकी को जैसे ही आर्या के बाहर जाने के बारे में पता चलता है, वह भी जल्दी से बाहर जाने को होती है, पर गार्ड ने बाहर निकलने से रोक देते हैं। मजबूरन काकी को खुद लो संभालना पड़ता है। आखिर काकी को मजबूरी में ही पैलेस के अंदर ही रुकना पड़ता है।
क्योंकि बिना आरिश के मंजूरी के वह भी इस पैलेस से अपने कदम बाहर नहीं कर सकती है। इधर आर्या पैलेस से निकलने के बाद बेसुध सी मुंबई की सड़कों पर चली जा रही थी। उसे नहीं पता तो वह कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है। उसकी आंखों में इस समय बेशुमार आंसू और बेशुमार दर्द नजर आ रहे थे, जिसे आर्या ना तो किसी को समझ सकती थी और ना ही शायद किसी से बाता पाती। और आखिर वह किसी से अपना दर्द बताए भी तो कैसे, क्या कहती वो उन लोगों से जब जिससे दर्द बांटना था उसने ही उसे इतने सारे दर्द दिए हैं। आर्या इस तरह चलते चलाते एक पार्क के पास आकर रुक जाती है। जब उसके कानों में बच्चों की आवाज़ पड़ती है, बच्चों की आवाज़ सुनकर आर्या के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वह अपने आंसू से भरी नज़रों को घुमाकर पार्क के अंदर खेलने बच्चों की तरफ देखते हैं। उन बच्चों की तरफ देखते हुए आर्या के दिल में एक टीस सी उठती है। एक दर्द जिससे वह उभर नहीं पाई थी, दूसरा दर्द उसके नाम आ चुका था। अपने बच्चों को खोने के बाद उसे किसी का सहारा नहीं मिला था। उसने खुद को संभाल लिया था, ये कहकर कि शायद यही उसकी किस्मत है, पर आज जो उसने अपनी आंखों से देखा वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह उसे मान नहीं पा रही थी कि वह उसकी किस्मत है। आज तक उसने अपनी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा है, पर फिर भी उसके जिंदगी में हर चीज़ बुरी ही होती थी। क्यों उसकी खुशियाँ किसी से बर्दाश्त नहीं होती थी? क्यों हर कोई उसकी खुशियों को जलाने में लगा रहता था? आखिर क्या बिगाड़ा था उसने नैना का और क्या बिगाड़ा था उसने आरिश का, जो दोनों मिलकर उसकी जिंदगी को इस तरह से नर्क बना रहे थे? आर्या अपनी ही सवालों में उलझी हुई थी, पर इसका जवाब उसके पास नहीं था। आर्या का सर अब ये सोच सोच कर फटा जा रहा था। उसे अपने सर में बेहद तेज दर्द महसूस हो रहा था। आर्या अब आगे ना जाकर वह अपने कदम पार्क के अंदर बच्चों की तरफ देखते हुए बढ़ा देती है। आर्या पार्क के अंदर जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और वह सामने छोटे छोटे खेल रहे बच्चों की तरफ देखने लगती है। जैसे जैसे आर्या की आंखों के सामने छोटे छोटे बच्चों के खिलखिलाते चेहरे नजर आने लगते हैं, वैसे वैसे आर्या का दर्द उभरने लगता है। बस कुछ वक्त और लगता, और उसके पास भी एक नन्हा सा बच्चा होता, उसकी जिंदगी होती, उसका अंश होता। पर सिर्फ और सिर्फ आरिश के गुस्से में उसे उसके जिंदगी, उसका अंश, उसका बच्चा सब कुछ छीन लिया। और इतने में भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने उसके वजूद को ही उसे छीन लिया। उसकी पत्नी होने का दर्जा भी किसी और को ही दे दिया। आर्या सवाल करती भी तो किससे करती, जिस आदमी ने आज तक उसके एक इच्छा तक को मायने नहीं देती। वह उसके सवालों के जवाब क्या देता? जिस आदमी ने उसे कभी ये पूछने तक की कोशिश नहीं की थी कि आखिर जिस बात की सजा वह दे रहा है उसे वह सच भी है या नहीं। उसने खुद उस बात को जानने की कोशिश की थी, फिर आर्या उससे यह उम्मीद कैसे कर सकते थे कि वह अपनी गलतियों की सफाइयाँ देगा। उसे आदमी ने आर्या के हर एक उम्मीद को तोड़ा था, हर एक उम्मीद की रोशनी को उसने अंधेरे में बदल दिया था। अब आर्या की जिंदगी में बचा ही क्या था? ना उसका दोस्त उसके पास था, न ही उसका परिवार उसके पास था, और जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था वह भी उसका नहीं था, वह भी किसी और का हो चुका था। आर्या कहे भी तो किससे कहे यह बात? आर्या की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जो उसके दर्द को सुने। इधर गार्ड के कॉल करने के कुछ ही पल बाद आरिश की कार डाक पैलेस के सामने रुकती है और वह तुरंत ही कार से बाहर आता है और अपने गार्ड की तरफ देखता है। तो गार्ड अपने सर को नीचे झुकते हुए धीरे से बोला, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की थी पर वह आज रुकने को तैयार नहीं हो रही थी। आरिश गार्ड की बात सुनकर गुस्से से उन सबको घूरता है, पर फिर वह सीधा वहां से अपनी कार ले निकल जाता है। उसे भी नहीं पता था कि आर्या कहाँ गई होगी, और उसने किसी को कहा भी नहीं था। वो बिना बताए पैलेस से गई थी, जिसकी वजह से आरिश को इस समय बेहद गुस्सा आ रहा था। आरिश कार ड्राइव करने हुए ही किसी को कॉल करता है। उसके बाद वह उन लोगों को आर्या को ढूंढने को कहता है। आर्या के पास कोई फ़ोन भी नहीं था जिससे उसका लोकेशन ट्रेस किया जाए, और ना ही कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे वह उस तक पहुंच पाता। आरिश अपनी कार मुंबई की सड़कों पर घुमाते हुए अपनी नज़रें भी हर तरफ घुमा रहा था, पर उसे कहीं भी आर्या नज़र नहीं आ रही थी। आरिश काफ़ी आगे तक निकल चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सी देर में आर्या आखिर गई कहाँ, क्योंकि जिस तरह से आर्या निकली थी वह चलते हुए ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते थी, और ऐसा भी नहीं था कि उसे कोई लेने आता है या फिर वह किसी के साथ जाती। जितना आरिश जानता था, आर्या के कुछ ही दोस्त थे जो कि 3 साल पहले ही उससे दूर हो चुके थे। उसके बाद फिर से आर्या का उससे दोस्ती होना यह नामुमकिन सा था। और जहाँ तक आर्या के परिवार की बात थी, आर्या के परिवार ने भी आर्या से मुंह मोड़ लिया था। फिर उनकी भी मदद लेना आर्या को भी मंजूर नहीं होता, क्योंकि आर्या बहुत खुददार लड़की थी, उसे किसी की भी सिंपैथी नहीं चाहिए होती थी।
मतलब साफ था आर्या खुद ही कहीं गई है, जिसका पता आरिश लगा नहीं पा रहा था। आरिश बार बार किसी को कॉल करके आर्या के अपडेट के बारे में पूछ रहा था, पर हर बार दूसरी तरफ से सिर्फ नामे ही जवाब मिल रहे थे, कोई भी आर्या को ढूंढ नहीं पा रहा था। आरिश ने अपने सारे टीम को लगा रखे थे आर्या को ढूंढने के लिए। आर्या को ढूंढते हुए आरिश को घंटे बीत जाते हैं, पर फिर भी आर्या का कोई भी पता आरिश को नहीं मिलता है। और हर बीतते पल के साथ अब आरिश को एक बेचैनी और एक घबराहट भरती दी जा रही थी। आज से पहले आरिश को कभी भी इतनी ज्यादा बेचैनी नहीं हुई थी, वह समझ नहीं पा रहा था इस बेचैनी का कारण क्या है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्या घर छोड़कर जा चुकी है, या फिर इस बेचैनी की वजह कुछ हो रही है। बेचैनी की वजह जो भी हो, उसे उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ इस समय आर्या को अपने सामने तलाश रही थी, जो कि मिल नहीं पा रही थी, और न ही उसके दिल को सुकून मिल पा रहा था। वह अपने सुकून के लिए इधर उधर भटक रहा था, पर उसे ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसका सुकून उससे छिन चुका था। काफी देर तक आर्या को लगातार ढूंढने के बाद भी न आरिश आर्या को ढूंढ पाता है, और न ही उसके हाथ में आर्या का कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल पाती है। इधर आर्या जो कि शांति से गार्डन में बैठे हुए बच्चों की तरफ देख रही थी, उसे पता ही नहीं चलता कब उसके पीछे दो आदमी आकर खड़े हो जाते हैं। आर्या जो कि अब तक बच्चों में देखने में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसे एहसास तक नहीं होता है कि कोई उसके पीछे है, और उसे यह एहसास तब होता है जब वह किसी के हाथों को अपने कंधे पर महसूस करती है। किसी के हाथों की पकड़ खुद को महसूस करके आर्या जैसे होश में आती और वह एकदम से चौंक कर पीछे पलट कर देखती है। पीछे दो आदमी खड़े थे, उन दोनों ने ही काले कपड़े पहन रखे थे, उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। उस आदमी की तरफ देखते हुए आर्या की आंखों में कंफ्यूजन कहा जाता है, पर वह कुछ बोलने को होती है, वैसे ही एक आदमी तुरंत ही आगे बढ़कर आर्या के चेहरे को अपने हाथों से कर लेता है, और वह उसे कुछ भी कहने से पहले ही रोक देता है। आर्या उस आदमी के ऐसा करने से एकदम से हड़बड़ा जाती है, और वह उस आदमी को खुद से दूर धक्का देने लगती है, पर उस आदमी के पकड़ काफी साथ मजबूत है। ऊपर से आर्या को तो दो आदमी ने पकड़ रखा था। आर्या छोड़ने के लिए छटपटाने पर आने लगती है और आसपास अपनी नज़र घुमाने लगती है, पर आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करे, और आर्या आवाज भी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वह जीन जान लगाकर उसे आदमियों से छूटने की कोशिश कर रही थी। पर वह आदमी आर्या के फेस को कवर किए हुए ही उसे जबरदस्ती लेकर एक बहन के पास आती है, और उसे जबरदस्ती उसे कार में बिठाकर वह दोनों से लेकर उसे कार से निकल जाते हैं। उन आदमियों के वहां से जाने के कुछ पल बाद ही आरिश के गार्ड की कार उसे कार के सामने आकर रुकती है, और उस कार से दो तीन गार्ड्स बाहर आकर पूरे गार्डन को चेक करने लगते हैं, पर उन्हें यहाँ पर भी आर्या नहीं मिलती। आर्या तो दूर की बात है, यहाँ आर्या के नामो निशान तक नहीं थी। वह लोग फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और गहरी सांस लेकर अपने डर को छुपाते हुए वापस से कार की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था आरिश का गुस्सा उसके हाथ पर कसते जा रहा था, और आरिश का गुस्सा सिर्फ आर्या के लिए बल्कि उन गार्ड के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक था। एपिसोड 46 वैभव के गंदे इरादे। अब तक जिसकी वजह से वह जीन जान लगाकर उसे आदमियों से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर वह आदमी आर्या के फेस को कवर किए हुए ही उसे जबरदस्ती लेकर एक बहन के पास आती है, और उसे जबरदस्ती उसे कार में बिठाकर वह दोनों से लेकर उसे कार से निकल जाते हैं। उन आदमियों के वहां से जाने के कुछ पल बाद ही आरिश के गार्ड की कार उसे कार के सामने आकर रुकती है, और उस कार से दो तीन गार्ड्स बाहर आकर पूरे गार्डन को चेक करने लगते हैं, पर उन्हें यहाँ पर भी आर्या नहीं मिलती। आर्या तो दूर की बात है, यहाँ आर्या के नामो निशान तक नहीं थी। वह लोग फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और गहरी सांस लेकर अपने डर को छुपाते हुए वापस से कार की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था आरिश का गुस्सा उसके हाथ पर कसते जा रहा था, और आरिश का गुस्सा सिर्फ आर्या के लिए बल्कि उन गार्ड के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक था। अब आगे वह सभी पूरे गार्डन को चेक करने के बाद कार के पास आते हैं और कार में बैठकर दोबारा से आरिश को कॉल करते हैं, पर इस बार आरिश के गुस्से से भरी आवाज है सुनते ही उन सब की रूह कांप पर जाती है। वह सभी डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पर फिर उसमें से एक हिम्मत करके आरिश को यहाँ पर भी आर्या के न होने की खबर दे ही देता है, और इस खबर को सुनने के बाद दोनों तरफ पूरी तरह से शांति छा जाती है और अगले ही पल कॉल डिस्कनेक्ट होने की आवाज आती है। इन 2 घंटे में आरिश ने पूरे मुंबई को जैसे थाम सा दिया था। अब सड़कों पर कोई गाड़ियां नजर आ रही थी और न ही घर से बाहर कोई आदमी नजर आ रहे थे।
पूरा मुंबई इस तरह से खाली पड़ा हुआ था जैसे ये सालों से वीरान पड़ा हो। और इस वीरान पड़े शहर में आरिश की एक अकेला कर सड़कों पर आर्या को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा था। मुंबई हाईवे। एक कार तेजी से हाईवे पर ब्रेक मारती है और उस कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी और अचानक से ब्रेक लगने की वजह से उसके टायर्स एकदम से स्लिप करते हैं और एक तेज आवाज के साथ हुआ अपनी जगह पर रुक जाते हैं। घर के अंदर बैठे हुई आर्या बेहद तेजी से रो रही थी और सब बार बार उन लोगों से यही सवाल कर रही थी कि आखिर उन लोगों ने उसे क्यों पकड़ रखा है और उन लोग चाहते क्या हैं। पर उनमें से कोई भी जवाब देने की वजह है बस आर्य को ही घूरे जा रहा था। आर्य का रो रो कर बुरे हाल होते जा रहा था पर उनमें से कोई भी आर्या के रोने को सुन नहीं रहा था। कार रोकने के बाद एक आदमी कार से बाहर आता है और वह किसी को कॉल करता है। उसके कॉल करने के कुछ मिनट बाद ही एक और कार हाईवे पर आकर रुकती है। उस कार के रुकते ही उन सभी आदमियों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह लोग अब गाड़ी में बैठे आर्या को खींचकर कार से बाहर निकलते हैं और उसे जबरदस्ती खींचते हुए उसे आए हुए कार की तरफ लेकर जाने लगते हैं। वही आर्या बार बार अपने हाथों को पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी पर उनकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूती थी कि आर्या खुद को उनकी पकड़ से छुड़ाने में नाकाम थी और वो उन आदमियों के पीछे खींची चले जा रहे थी। वह सभी लोग आर्या को खींचते हुए लेकर उसे कार के पास आते हैं और एकदम से झटके से उसे छोड़ देते हैं जिससे आर्या आगे जाकर सीधा कार के बोनट से टकराती है और इसी के साथ वह दर्द से चीख उठती है और इस दर्द भरी चीख को सुनते हुए कार में बैठा हुआ आदमी कार से बाहर आता है। वह बाहर आकर आर्या की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर इस समय शैतानी मुस्कुराहट थी। वह बहुत ही अजीब तरीके से आर्या को देख रहा था। उसकी गहरी नजरें आर्या के ऊपर ही टिकी हुई थी। वही आर्या जब उस आदमी की तरफ देखती है तो फिर एकदम से चौंकते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, वैभव तुम। वैभव जो कि अपने चेहरे पर क्रीपी स्माइली लिए आर्या को ही देख रहा था। आर्या के मुंह से अपने नाम को सुनकर और भी क्रीपी स्माइल करता है और अपने कदम आर्या की तरफ बढ़ा देता है। वही आर्या वैभव को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एकदम से अपने कदम पीछे लेने लगती है। उसे अब वैभव को देखकर ही उसे अजीब से एक फीलिंग आ रही थी। उसे एक अजीब सा बेचैनी महसूस हो रहा था। आर्या पीछे कदम लेता हुआ देखकर वैभव मुस्कुराते हुए हल्के से स्माइल करते हुए बोला, क्या बात है बेबी डॉल, लगता है अब तक तुम्हें आदत नहीं हुई है जबरदस्ती की। पर ऐसा कैसे हो सकता है, इन 3 सालों में है तुम्हें इसके अलावा और कुछ मिला ही नहीं है, फिर भी तुम इसमें इतनी ज्यादा अनजान हो। नॉट बैड। उद्धरण चिन्ह। वैभव के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर अब आर्या अजीब तरह से वैभव की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और हैरानी भी और साथ ही एक घिन भी। आर्या वैभव की तरफ अपनी आंसू भरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? ओ बेबी, मैं तुम्हें लाने वाला कौन होता हूँ? तुम तो खुद ही वह पैलेस छोड़कर बाहर आए हो तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें कंपनी दे दी जाए। वैसे भी अब तो तुम भी उस आरिश आर्यन से बोर हो गई होगी तो क्यों ना मेरे साथ फन किया जाए, इसमें तुम्हें भी मजा आएगा और मुझे भी। मैं तुम्हें अश्योर कर सकता हूँ मैं आरिश के जैसे फोर्स नहीं करूँगा। आई नो कि उसमें तुम ज़्यादा एंजॉय करती हो बट। वैभव अपने कदम आर्या की तरफ बढ़ते हुए आर्या से अपनी बातें कह रहा था। वही आर्या अपनी आंखों में बेहद नफरत लिए वैभव की तरफ देख रही थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वैभव उसके बारे में ऐसा सोचता होगा या फिर वह कभी उसे ऐसा कुछ कहेगा। वही आर्या वैभव को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने कदम पीछे खींच लेती है और वैभव को अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं आरिश के सामने कमजोर हूँ तो मैं तुम्हारे सामने भी कमजोर हूँ। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ, मुझसे दूर रहो। उद्धरण चिन्ह। आर्या के धमकाने के बाद भी वैभव के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं और ना ही वह अपने कदम रोकता है। उल्टा उसके चेहरे पर की क्रीपी स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और अपने हाथों को आर्या की तरह बढ़ते हुए बोला, ओहो मेरी जान, तुम्हारी यही अदा तुम मुझे पागल करती है। अब समझ आया मुझे क्यों आरिश तुम्हारे पीछे इतना ज्यादा पागल हुआ था। इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। मर्द के दिल होते हैं इतने नाजुक हैं, उसमें हर किसी के लिए जगह बन जाती है और फिर तुम्हारे जैसे कातिल की तो बात ही कुछ और है। वैभव अपनी बातें कहते अपनी हवस भरी नजरों से आर्या को देख रहा था जिसे आर्या भी समझ पा रही थी और उसकी नजरों में वैभव के लिए नफरत और भी बढ़ती जा रही थी। पर वैभव को आर्या की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने हाथों को बढ़ाता है पर इससे पहले कि वह आर्या को हाथ लगा पाता
उससे पहले ही एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पर पड़ता है। ये थप्पड़ इतना ज्यादा जोर से था कि वैभव का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, जिसके तुरंत बाद उसकी आंखों में गुस्से की लालिमा भर आती है। वह तुरंत अपने हाथ को अपने चेहरे पर रख लेता है और पलटकर गुस्से से खौलते हुए आर्या की तरफ देखता है। आर्या ने अपनी पूरी जान लगाकर वैभव को थप्पड़ मारा था और अभी भी वह गुस्से से कांपते हुए वैभव की तरफ देखकर नफरत भरी आवाज में बोली, मैंने कहा था ना, मैं आरिश के सामने सिर्फ कमजोर हूँ, तुम्हारे सामने नहीं। और मैं किसी को हक नहीं दिया है कि कोई मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर हाथ लगाए। तुम होते कौन हो मुझे हाथ लगाने वाले? आर्या की आंखों में इस समय गुस्से की लपटें हो भर रही थी। वही आर्या की कई बातें सुनकर वैभव का खून जमता जा रहा था। वह गुस्से से अपने दांत किरकिरते हुए आर्या की तरफ ही देख रहा था, पर आर्या भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह उससे भी कहीं ज्यादा गुस्से और नफरत में उसकी तरफ देख रही थी। आर्या ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वैभव ऐसा इंसान होगा। वह वैभव से जितनी बार भी कॉलेज में मिली थी वह हमेशा उसे एक फ्रेंड की तरह ही मिला करता था, पर कुछ साल पहले जब वैभव उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसे हाथ लगाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिसके बाद न तो वैभव ने ही आर्या से दोस्ती करने की कोशिश की थी और न ही आर्या ने कभी वैभव की तरफ पलटकर देखा था। फिर आज वैभव को अपने पास देखकर आर्या हैरान तो हुई थी, पर उसे नहीं पता था कि वैभव के इरादे इतनी ज्यादा गंदे हैं। वैभव आप एकदम से आगे बढ़कर जैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर आर्या के बालों को पकड़ने को होता है, आर्या एकदम से उसके हाथों को झटकते हुए एक बार फिर से अपने उल्टे हाथ से उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ जड़ देती है, और इस पर का भी थप्पड़ काफी तेज था। वैभव तो अब और भी ज्यादा गुस्से से बौखला गया था। आखिर कोई भी मर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई औरत उससे आगे बढ़कर उसे ही थप्पड़ मारे। वैभव के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वह इस समय आर्या की क्या हालत करना चाहता है, पर वो जितनी बार भी आर्या को हाथ लगाने की कोशिश करता था, आर्या हमेशा उसके हाथों को खुद से दूर झटक कर उल्टा उसे ही थप्पड़ जड़ देती थी। ऐसा बहुत बार हो चुका है, पर फिर भी वैभव अब तक हार मानने को तैयार है। वह अभी भी आर्या के करीब आने की कोशिश कर रहा था। अब वैभव जब देख लेता है कि वह अकेले आर्या के पास नहीं पहुंच सकता है, तो वह अपने साथ आए हुए उन्हें आदमियों को आर्या की तरफ इशारा करके कुछ कहता है। वो दोनों आदमी आर्या देखते हैं। आर्या भी नोटिस कर लेती है कि वह आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है। आर्या वैभव की तरह देखती है और गुस्से से चीखते हुए बोली, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि तुम एक औरत से अकेले लड़ पाओ, तो तुम्हें घर जाकर औरतों के कपड़े पहन लेना चाहिए। एक तो तुमने मुझे जबरदस्ती उठाया है और मुझे यहाँ तुम हाईवे पर लेकर आए हो, इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती पर उतर गए, और जब उसने कामयाब नहीं हुए तब अब तुम अपने भाड़े के गुंडे को मेरे पीछे लग रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम आर्या को हाथ लगा कर दिखा सको। आर्या अपने कदम पीछे लेते हुए वैभव की तरफ गुस्से से घूरते हुए कह रही थी। वही वैभव अब गंदी हंसी हंसते हुए आर्या की तरफ देखते हुए बोला, थोड़ी देर में तुम्हें ये सब पता चल जाएगा कि आखिर असली मर्द कहते किसे हैं। तुम एक बार मेरे हाथ तो लग जाओ मेरी जान। वैभव की बातें सुनकर अब आर्या भी जोर से हंसती है और वह वैभव की तरफ अपनी जलती हुई नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आर्या को हाथ पर लगा सको। उसे अपनी मर्दानगी की निशानी देना तो 7 जन्मों में भी तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आर्या की बातें जैसे जैसे वैभव सुन रहा था, वैसे वैसे वह अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। आर्या पहली लड़की थी जो बार बार उसके ईगो को चोट पहुंचा जा रही थी, बार बार उसके मर्दानगी पर सवाल उठाए जा रही थी, और वैभव था कि कुछ कर भी नहीं पा रहा था। अक्सर वैभव लड़कियों को अपने कब्जे में पकड़ लिया करता था, पर आर्या थी कि उसके पकड़ में आ ही नहीं रही थी। उल्टा आर्या से ना जाने कितने थप्पड़ खा चुका था और उसकी निशानी वैभव के गालों पर भी छप चुकी थी। वैभव के गालों आर्या की छोटी छोटी उंगलियों के निशान छपे हुए थे, जिसे कोई दूर से देखकर ही पता लगा ले सकता था कि वैभव के गालों पर कितनी जोर का थप्पड़ पड़ा है। एपिसोड 47, आरिश और वैभव की तकरार। अब तक वैभव की बातें सुनकर अब आर्या भी जोर से हंसती है और वह वैभव की तरफ अपनी जलती हुई नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आर्या को हाथ पर लगा सको। उसे अपनी मर्दानगी की निशानी देना तो 7 जन्मों में भी तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आर्या की बातें जैसे जैसे वैभव सुन रहा था, वैसे वैसे वह अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। आर्या पहली लड़की थी जो बार बार उसके ईगो को चोट पहुंचा जा रही थी, बार बार उसके मर्दानगी पर सवाल उठाए जा रही थी,
और वैभव था कि कुछ कर भी नहीं पा रहा था। अक्सर वैभव लड़कियों को अपने कब्जे में पकड़ लिया करता था, पर आर्या थी कि उसके पकड़ में आ ही नहीं रही थी। उल्टा आर्या से ना जाने कितने थप्पड़ खा चुका था और उसकी निशानी वैभव के गालों पर भी छप चुकी थी। वैभव के गालों आर्या की छोटी छोटी उंगलियों के निशान छपे हुए थे, जिसे कोई दूर से देखकर ही पता लगा ले सकता था कि वैभव के गालों पर कितनी जोर का थप्पड़ पड़ा है। अब आगे आर्या अब उन दोनों आदमियों के अपनी तरफ आता हुआ देख सकती थी। वह दोनों आदमी काफी तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। इससे पहले कि वह दोनों आदमी उसके पास पहुंचते आर्या एकदम से पीछे पलटी और तेजी से वहां से दूसरी ओर भागना शुरू कर देती है। आर्या भागते हुए बार बार पीछे पलटकर उन दोनों आदमियों की तरफ भी देख रही थी, जो कि उसके पीछे ही आ रहे थे। साथ ही उसके पीछे वैभव भी था। आर्या भागते हुए हाईवे से काफी दूर चली आती है। अब तो आर्या के पैर भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह काफी ज्यादा थक चुकी थी, उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। उससे अब और भाग नहीं जा रहा था। आर्या जहां पर आ चुकी थी, वह आसपास नजरें घुमाती है। आगे एक बड़ी सी खाई पाती है। अब आगे भागने की भी जगह नहीं थी। आर्या पीछे पलटकर देखती है तो वह दोनों आदमी भी आर्या तक पहुंच ही गए थे। उन दोनों आदमियों की तरफ देखते हुए आर्या बिना रुके अपने कदम खाई की तरह बढ़ा देती है और वह खाई से कुछ दूरी पर रुककर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मैं कहती हूँ अपने कदम वहीं पर रोक लो, वरना मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। आर्या की बात सुनकर वह दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके पीछे पीछे वैभव भी अब तक वहां पहुंच चुका था। उसने भी आर्या की बातें सुन ली थी और वह घूरते तरह से आर्या की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें इतनी ही गट्स होते तो तुम इतने सालों तक जिंदा नहीं होती। जिस जिंदगी को तुम जी रही हो वह तुम्हारे लिए किसी मौत से कम नहीं है। वैभव की बातें सुनकर आर्या वैभव की तरफ देखती है और अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए बोली, सही कहा तुमने। जिस जिंदगी को मैं जी रही हूँ वह मेरे लिए मौत से कम नहीं है, पर यह भी सच है कि मुझे मौत से डर भी नहीं लगता है। अगर तुम मेरे करीब आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें एश्योर करती हूँ कि मैं इस खाई से कूदने में जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगी। मैं आज यही अपनी जान दे दूंगी। उसके बाद किसी को पता चले या ना चले, आरिश को इस बारे में खबर जरूर लग जाएगी। उसके बाद वह तुम लोगों की जो हालात करेगा, तुम लोग जीते जी उसे मौत की भीख मांगते घूमेंगे। आर्या खाई के पास खड़ी थी, फिर भी वह झुकने को तैयार नहीं हो रही थी। उल्टा वह वैभव की तरफ देखकर अजीब से स्माइल कर रही थी, जिसे देखकर वैभव के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज होने लगते हैं और वह अपने कदम आर्या की तरह बढ़ने लगता है। पर वह जैसे ही अपने 2 कदम बढ़ाता है, आर्या अपने 2 कदम पीछे ले लेती है। आर्या का पागलपन देखकर वैभव अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, देखो मैं तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए नहीं लेकर आया हूँ, समझी तुम? इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारे साथ और किस लिए मैं जाऊँ? क्या मैं जान सकती हूँ क्या मिस नैना अब तुम्हारा बिस्तर गर्म नहीं कर पाती है? ओह सॉरी, वो तो अभी किसी और का बिस्तर गर्म करती है तो तुम्हें समय कहाँ से देगी? या फिर उनकी तरह तुम्हें भी एक साथ 2-2 की जरूरत पड़ती है? क्या तुम्हारा भी चरित्र 2-2 लोगों में बटा हुआ है या फिर और भी है जिससे दुनिया अनजान है? मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि नैना का तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है, पर वह मेरे घर में क्या कर रही है कि यह मैं नहीं जानती। पर तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुम में वह बात नहीं है जो मेरे पति में है। इसलिए तो तुम्हारे साथ होते हुए भी वह किसी और के पति के बिस्तर को गर्म कर रही है। तुम्हारे होने के बावजूद उसे किसी और मर्द की जरूरत पड़ रही है। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है और तुम क्या हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी असलियत तुम्हारे मुंह पर बताने की जरूरत है। तुम्हारी असलियत तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड ने ही प्रूफ कर दिया है और अब कुछ बचा ही नहीं है जिसे प्रूफ किया जाए। आर्या की बातें वैभव को किसी जलती हुई चिंगारी की तरह लग रही थी। उसके हर एक बात वैभव को चोट पहुंचा रहे थे। उसे नहीं पता था कि आर्या इतना ज्यादा तीखा बोल सकती है। आर्या की बातें सुनते ही उसका गुस्सा अपनी हदें पार करता जा रहा था, पर वह अपने गुस्से में अपना कंट्रोल नहीं खोता है। उसे बस कैसे भी करके एक बार आर्या चाहिए थी। एक बार आर्या हाथ लग जाए, उसके बाद तो वह उसे अच्छी तरह से बात ही देने वाला था कि आखिर वह क्या है और वह क्या कर सकता है। वह अपने गुस्से भरी नजरों से आर्या की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझ पर इतना कम भरोसा है और खुद पर इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो एक बार ट्राई क्यों नहीं करती? वैभव बातों ही बातों में आर्या की तरफ अपनी कदम बढ़ा रहा था। वह आर्या को अपनी बातों में फंसा कर ही आर्या तक पहुंचाना चाहता था, पर आर्या यहाँ भी काम नहीं थी। वह वैभव के बढ़ते कदम को महसूस कर पा रही थी
वह अब वैभव को अपने करीब आधा हुआ महसूस कर पा रही थी। इस बार वह वैभव को रोकने की कोशिश नहीं करती है, बल्कि वह बिना बोले ही अपने कदम एकदम से पीछे लेने लगती है। वैभव आर्या के अपने कदम पीछे लेता हुआ देखकर एकदम से अपनी जगह रुक जाता है और वह चीखते हुए बोला, यह क्या पागलपन है तुम्हारा? मैं यहाँ तुम्हें मरने के लिए लेकर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें अपने लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मारनी ही होता तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता, तुम्हें कब का मर चुका होता। मैं कहता हूँ जहाँ हो वहीं पर रुक जाओ, वरना अगर तुम एक बार मेरी हाथ लग गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वह आर्या को धमकाते हुए उसे कहता है, पर आर्या तो जैसे उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वह अपने चेहरे पर स्माइल लिए वैभव की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं नैना हूँ? नैना तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरती होगी, मैं नहीं। इसलिए अपना ये बेहुदा सा प्लान और यह सोचना कि तुम मेरे साथ कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो, तो ये तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आर्या अब खाई से कुछ नहीं कम की दूरी पर खड़ी थी और वैभव की तरफ देख रही थी। वही वैभव ने पहले ही अपने कदम रोक लिया था और वह आर्या की तरफ देख रहा था। वह दोनों आदमी जो कि पहले ही बहुत पीछे खड़े थे, उनमें से भी किसी के भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि आगे जो खाई थी वह बहुत ही गहरी थी। अगर गलती से भी उन दोनों में से कोई भी अगर स्लिप होकर नीचे गिरता तो इतना तो था कि उनका जिंदा बच पाने का कोई चांस ही नहीं था और उन लोगों को इतनी जल्दी मारना नहीं था। वैसे भी उन्हें उनके काम के पैसे मिल चुके थे। इसके बाद आर्या वैभव के हाथ लगे या ना लगे उन्हें से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन लोगों को बस आर्या को यहाँ तक लाने के पैसे दिए गए थे जो उन्होंने ले आए थे। इसीलिए अब वह लोग वहां ना रुककर सीधा वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ अब जो भी होने वाला था वह उन दोनों की मर्जी थी। इनमें उन दोनों का कोई भी लेना देना नहीं था। उन दोनों के जाने के बाद अब सिर्फ वैभव और आर्या ही बच गए थे। अभी वैभव अपने कदम आगे बढ़ा पता कि तभी एक कार तेजी से आते हुए एकदम से स्लिप होते हुए खाई के सामने जाकर रुकती है। कार की तरफ देखते ही आर्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह भी अपनी आंखें छोटी करके कार की तरफ देख रहा था। वह नहीं जानता था कि किसकी कार है, पर आर्या उस कार को देखकर पहचान सकती थी कि वह कार किसकी है। कार को देख राहत महसूस होने की जगह जैसे आर्या का गला ही सूख गया था। वह अपनी भारी होती सांसों के साथ उसे तरफ देख रही थी। तभी कार का दरवाजा खुलता है और गुस्से से खौलता हुआ आरिश कार से बाहर आता है और इसके चेहरे की तरफ देखकर आर्या एकदम से घबरा जाती है। आरिश के चेहरा इस समय इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था और इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि आर्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून जम चुका हो। आरिश बिल्कुल शैतान नजर आ रहा था और उसकी नजरें जैसे ही आर्या पर पड़ती है आर्या को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पूरी बॉडी में बिजली कौंध गई हो। अब आर्या के लिए वह कहावत हो गई थी कि आगे कुआं और पीछे खाई। अगर आर्या खाई में नहीं गिरी तो आरिश के हाथों लगने के बाद में आरिश उसे छोड़ने वाला नहीं था, और अगर वह खाई में गिर गई तो भी वह बचाने वाली थी नहीं। वह अपने डर को छुपाते हुए आरिश की तरफ देख रही थी। वही वैभव आरिश की तरफ देखकर हैरान हो जाता है। भला उसे कैसे पता चला कि वैभव आर्या को लेकर यहाँ आया है? अभी वैभव कुछ का पता उससे पहले ही आरिश अपने कदम वैभव की तरफ बढ़ता है और अगले ही पल गुस्से से कांपते हुए एक जोर का 5 वैभव के मुंह पर मार देता है। वैभव इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह सीधा जाकर नीचे जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। वैभव खुद को कंट्रोल करते हुए जैसे ही फर्श से उठने को होता है, वैसे ही आरिश पीछे से एक लात उसके बैक पर मरता है, जिससे एक बार फिर से वह मुंह के बाल ही सीधा जमीन पर गिरता है। अब वैभव के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है, पर आरिश को तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह जैसे पागल सा हो गया था। वह लगातार वैभव के ऊपर अपने गुस्से को उतरता जा रहा था। वह कुछ ही देर में वैभव के हालात अधमरी सी हो गई थी, पर फिर भी आरिश रुक नहीं रहा था। वही आर्या जो कि सब कुछ देख रही थी, उसकी आंखों में अब डर भर गया था। वह अपनी झिलमिलाती हुई नजरों से आरिश और वैभव की तरफ से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। आरिश का ऐसा पागलपन वाला रूप देखकर आर्या अंदर ही अंदर कांप पर थी, और उल्टा वह जिस जगह पर खड़ी थी वहां से नीचे की तरफ देखकर भी उसकी आधी जान सूखती जा रही थी। हालांकि आर्या ने वैभव को डराने के लिए कह तो दिया था कि उसे मौत से डर नहीं है, पर जिस तरह से और जहां पर आर्या खड़ी थी वहां से नीचे देखने के बाद अच्छे इंसान घबरा जाए, फिर आर्या तो फिर भी बहुत ही ज्यादा मासूम दिल की थी। एपिसोड 48 आरिश का पागलपन। अब तक वैभव के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है, पर आरिश को तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा।
वह जैसे पागल सा हो गया था। वह लगातार वैभव के ऊपर अपने गुस्से को उतरता जा रहा था। वह कुछ ही देर में वैभव के हालात अधमरी सी हो गई थी। पर फिर भी आरिश रुक नहीं रहा था। वही आर्या जो कि सब कुछ देख रही थी, उसकी आंखों में अब डर भर गया था। वह अपनी झिलमिलाती हुई नजरों से आरिश और वैभव की तरफ से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। आरिश का ऐसा पागलपन वाला रूप देखकर आर्या अंदर ही अंदर कांप पर थी, और उल्टा वह जिस जगह पर खड़ी थी वहां से नीचे की तरफ देखकर भी उसकी आधी जान सूखती जा रही थी। हालांकि आर्या ने वैभव को डराने के लिए कह तो दिया था कि उसे मौत से डर नहीं है, पर जिस तरह से और जहां पर आर्या खड़ी थी वहां से नीचे देखने के बाद अच्छे अच्छे इंसान घबरा जाए, फिर आर्या तो फिर भी बहुत ही ज्यादा मासूम दिल की थी। अब आगे, अभी आर्या नीचे की तरफ देख रही थी कि तभी अचानक से गन शॉट की आवाज आती है। उसे गन शॉट की आवाज से आर्या एकदम से अपनी जगह पर उछल पड़ती है और वह खुद को खुद में ही सिमटने लगती है। आर्या सामने की तरफ देखती है जहां पर वैभव ने गन आरिश की तरफ का पॉइंट कर रखी थी, और वैभव नहीं अभी अभी और इसके ऊपर गोली चलाई थी, पर वह गोली आरिश के बाजू से होते हुए निकल गई थी। आरिश को वह छुए भी नहीं पाई थी। वैभव को इस तरह से आरिश के ऊपर गन पॉइंट हुआ देखकर आर्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, पर फिर भी वह खामोश रहती है और चुपचाप खामोशी से सामने की तरफ देखने लगती है। वही आरिश के गुस्से से चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका, तो उसकी आंखों में इस समय गुस्से की आग धधक रही थी, और वह इस तरह की आंखों से वैभव की तरफ देख रहा था। वैभव के चेहरे पर इस समय एक जंग जीत लेने वाले स्माइल थे। भले ही उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था, जगह जगह पर उसके बॉडी पे चोट के निशान थे, यहाँ तक कि उसके चेहरे भी काफी ज्यादा सूज चुके थे। उसके होठों के किनारे से खून निकल रहा था, नाक से खून आ रहे थे, यहाँ तक कि उसका पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ था। पर फिर भी उसके चेहरे की स्माइल आरिश को जलाने के लिए काफी देर वह अपनी गन को आरिश की तरह पॉइंट किए हुए जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, अब अपनी गर्मी तुम्हें नहीं दिखानी है, या फिर यह गन देखकर तुम डर गए? आओ ना, आप क्यों रुके हो, आओ मुझे और मारो। क्या अब तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो गई है? क्या इतनी थी तुम्हारे अंदर ताकत? वैभव की बातें आरिश को बेहद ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे। वह अपने कदम वैभव की तरफ बढ़ा देता है कि तभी वैभव एक बार फिर से अपना ट्रिगर दबा देता है, और एक बार फिर से उस शांत माहौल में गोली की आवाज गूंज उठती है। आर्या इस बार अपने कानों को कसकर दबा देता है और वह अपनी डरी हुई नजरों से सामने की तरफ देखने लगती है। उसकी पूरी बॉडी के समय कांप रही थी, पर वह अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रही थी। किसी पत्थर की मूर्ति की तरह वह चुपचाप सामने की नजरे को देख रही थी। वही वह अब वैभव आरिश की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर आरिश, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बार बार हरा दोगे? नहीं, मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे तुम्हारी वह हर एक चीज छीन लूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, और उसकी शुरुआत मैंने 3 साल पहले ही कर दी है, और आज तुम्हारी की बीवी भी मेरी होगी। वैभव का इतना कहना था कि आरिश एकदम से आगे बढ़कर वैभव के मुंह पर एक पंच मार देता है, पर अगले ही पल आरिश को वैभव खुद से दूर धक्का मार देता है, और वह अपनी गन पॉइंट करते हुए गुस्से से दांत किटकीते हुए बोला, अगर अगली बार तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो इसमें बची सारी आई की सारी गोलियां सीधा तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। यह मत समझना कि मेरा निशाना खराब है, मैं बस तुम्हें मौका दे रहा हूं ताकि तुम अपनी बीवी को मेरे साथ देख सको। पर अगर तुम्हें सही सलामत नहीं रहना है, अगर तुम्हें हॉस्पिटल के बेड पर रहकर अपनी बीवी को मेरे साथ देखना है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद इन सारी गोलियों को अपने सीने में डलवाने के बाद तुम जिंदा ही ना बचो। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम आदेश आर्यन के बीवी की तरफ अपनी नजरें उठाकर भी देखाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे हाथ लगा दोगे और तुम जिंदा बच जाओगे? तुम उसे छूकर भी तो दिखाओ। तुम्हें यहीं पर जिंदा दफन नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम आरिश आर्यन नहीं। आरिश इस गुस्से से बौखलाते हुए वैभव की तरफ देखकर चीखते हुए बोलता है। बारिश की बात सुनकर वैभव और भी जोर जोर से हंसते हुए बोला, बीवी? कौन सी बीवी? शायद तुम भूल रहे हो, इसी बीवी के होते हुए तुमने अपने घर में दूसरी औरत को पनाह दे रखा है। तुम्हारे ही कमरे में रहती है और एक ही बिस्तर पर सोते भी है, फिर भी तुम ये कह सकते हो कि ये तुम्हारी बीवी है। इस बार वैभव की बातें सिर्फ आरिश को ही नहीं बल्कि आर्या के भी दिल को चुभी थी। आरिश गुस्से से दांत किटकिटाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है होटल में रात रंगीन कर आने के बाद भी मुझे इस बारे में एहसास नहीं होगा? और जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो उसे मैं अपने घर के नौकर तक ना बनाऊं, उसे अपनी बीवी का दर्जा देना तो बहुत दूर की बात है।
जो औरत किसी के होते हुए किसी दूसरे के बिस्तर तक पहुंच जाए, उसे आरिश आर्यन नजर भर देखता तक नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मैं उसे अपने बेड पर आने दूंगा? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, मिस्टर वैभव खुराना, क्योंकि छोड़ी हुई चीज को इस्तेमाल करने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं। आरिश जैसे जैसे कह रहा था, वैभव का चेहरा काला पड़ता जा रहा था, और वह गुस्से से अपने दांत पिसते हुए अपनी लाल आंखों से अब आरिश की तरफ से देख रहा था। वही आर्या चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही थी। अभी अभी आरिश ने जो कहा वह भी आर्या ने सुन लिया था, पर फिर भी उसके चेहरे के इमोशंस बिल्कुल भी नहीं बदले थे। पर हाँ, एक चीज जो बदला था वो था सुबह का नजारा जो उसने अपनी आंखों से देखा था। वह आर्या कभी नहीं भूल सकती थी। आर्या कभी नहीं भूल सकती थी कि आज उसने आरिश को नैना के करीब देखा था। हालांकि आर्या ने अगर अपनी आंखों से वह चीज नहीं देखा होता तो वह आरिश की इस बात को मान भी लेती, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद वह आदेश की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। आरिश अभी अपने सामने खड़े वैभव खुराना को घूरकर देख रहा था। वही वैभव खुराना भी आरिश को घूरकर देख रहा था। अभी वैभव खुराना आरिश से कुछ और कहता कि तभी आरिश एक बार आगे बढ़ता है और अपने हाथों का एक मुक्का बनाकर वैभव के मुंह पर जड़ देता है। आरिश के सिर्फ एक मुक्के से वैभव संभाल नहीं पाता और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। वैभव पहले से ही काफी जख्मी था, वो आरिश के पंच को संभाल नहीं पाता है। वही आरिश अब वैभव को अपनी लाल हो चुकी गुस्से से भरी आंखों को देखने लगता है। इधर अब वैभव को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वैभव अपनी जगह से उठता है, फिर अपने होठों की साइड से खून को पोंछता है जो आरिश के मरने की वजह से निकलने लगा था। वैभव अपने होठों को खून पोंछने के बाद आरिश को देखकर अपने हाथ का मुक्का बनाकर आरिश के पेट में मारता है। वही आरिश जो वैभव को घूर रहा था वह इस वार के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से वह अपने पेट पर हाथ रख थोड़ा पीछे हो जाता है। इधर वैभव के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ जाती है आरिश को झुकता हुआ देखकर। वही आरिश अब अपने पेट को पकड़े थोड़ा सा झुकता है और बिना एक पल की देरी गवाए झटके से उठता है और अपने एक लात को उठाकर वैभव को एक की मारता है। वही वैभव जो आरिश को मारकर बहुत खुश हो रहा था, वह आरिश के इस वार से 3-4 कदम लड़खड़ा कर पीछे की ओर धम से गिर जाता है। इसके साथ ही वैभव के मुंह से कराहने की आवाज निकलती है। आरिश का गुस्सा अब तक इतना बढ़ चुका था कि वह वैभव को जान से ही मार देना चाह रहा था, जिस वजह से आरिश जल्दी से वैभव के पास दौड़ते हुए पहुंचता है और वैभव को उसके कॉलर से पकड़कर नीचे जमीन से उठता है। फिर एक और मुक्का वैभव के मुंह पर मार देता है। हरीश के एक इस मुक्के से वैभव के मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। वहीं अब आरिश बिना रुके वैभव को मारे जा रहा था। बारिश कभी अपने हाथ से वैभव के चेहरे पर मार रहा था तो कभी वैभव के पेट में मार रहा था। इधर वैभव की भी हालत खराब हो रही थी। वैभव के मुंह से खून निकल रहा था, साथ ही वैभव के नाक से भी खून निकल रहा था। वैभव के गाल के पास आरिश के मरने की वजह से कट लग चुका था। वैभव को अब चक्कर आने लगा था। इधर आरिश अब वैभव को वही जमीन पर फेंककर अपने पैर को उठाकर वैभव को अपने पैर से मारने लगता है। आरिश कभी वैभव के पेट में मार रहा था तो कभी वैभव के सीने पर अपने लातों की बरसात कर रहा था। आरिश का इतना में मन नहीं भरा तो आरिश झुककर वैभव के चेहरे को पकड़ता है और वैभव के चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। वहीं अब तक वह बेहोश होकर वहीं पर अधमरा पड़ चुका था, लेकिन आरिश का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। इधर आरिश के गार्ड भी अब तक वैभव के सारे गार्ड को मार चुके थे। वहीं आरिश का गुस्सा अब शांत नहीं हो रहा था, जिस वजह से एक गार्ड आगे जाकर आरिश को दूर से ही कहता है, सर सब मर चुके हैं। वह भी बेहोश हो गया है। अपने गार्ड की बात सुनकर आरिश के मारते हुए हाथ वैभव के चेहरे के पास जो जा रहे थे वह रुक जाते हैं और वह झटके से अपनी नज़र को घुमाकर देखता है और इसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इस वक्त आरिश किस शैतान से काम नहीं लग रहा था। वही वह गार्ड आरिश का ऐसा रूप देखकर थोड़ा डर जाता है और अपने कदमों को पीछे ले लेता है। लेकिन अब आरिश अपने गुस्से को शांत करने लगता है और इस अपने गुस्से को शांत कर वैभव को वहीं छोड़ता है। फिर अपनी जगह से उठकर अपनी नज़र को घूमकर देखता है तो आर्या अपनी डरी सहमी नज़रों से आरिश को ही देख रही थी। वहीं आरिश भी अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ आर्या को ही देख रहा था। आर्या को इस वक्त आरिफ से बहुत डर लग रहा था। वैसे तो आर्या हमेशा ही आरिश से डर जाया करती थी, लेकिन आज वह आरिश के ऐसे रूप से अंदर तक कांप चुकी थी। इधर आरिश अपने कदमों को आर्या की तरफ बढ़ते हुए अपने एक हाथ को आरिथा की तरफ बढ़ता है, फिर अपने हाथों से आर्या को खुद की तरफ आने का इशारा करते हुए आर्या से कहता है। एपिसोड 49 आर्या का खाई में कूदना।
अब तक। और वह झटके से अपनी नज़र को घुमाकर देखता है और इसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इस वक्त आरिश किस शैतान से काम नहीं लग रहा था। वही वह गार्ड आरिश का ऐसा रूप देखकर थोड़ा डर जाता है और अपने कदमों को पीछे ले लेता है। लेकिन अब आरिश अपने गुस्से को शांत करने लगता है और इस अपने गुस्से को शांत कर वैभव को वहीं छोड़ता है। फिर अपनी जगह से उठकर अपनी नज़र को घूमकर देखता है तो आर्या अपनी डरी सहमी नज़रों से आरिश को ही देख रही थी। वहीं आरिश भी अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ आर्या को ही देख रहा था। आर्या को इस वक्त आरिफ से बहुत डर लग रहा था। वैसे तो आर्या हमेशा ही आरिश से डर जाया करती थी, लेकिन आज वह आरिश के ऐसे रूप से अंदर तक कांप चुकी थी। इधर आरिश अपने कदमों को आर्या की तरफ बढ़ते हुए अपने एक हाथ को आरिथा की तरफ बढ़ता है। फिर अपने हाथों से आर्या को खुद की तरफ आने का इशारा करते हुए आर्या से कहता है, अब आगे इधर आओ मेरे पास। वहां पर अब तक खड़ी क्यों हो? आरिश की बात सुनकर आर्या और भी ज्यादा डर जाती है, जिस वजह से आर्या के आंखों से बेतहाशा आंसू गिरने लगते हैं। आर्या अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने सर को नामे हिलाते हुए आरिश की तरफ देखकर आरिश से कहती है, नहीं आ रही अब मैं आपके पास। नहीं आऊंगी क्योंकि आपको कभी भी मेरी कदर नहीं थी। आपने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। आपने हमेशा मेरा यूज़ किया। आपके दिल में मेरे लिए कभी भी मोहब्बत नहीं थी। आपने हमेशा ही मुझे सताया है। आपने हमेशा ही मुझे टॉर्चर किया है। कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। आपने मुझे उस हाथ तक रुस्वा किया है जहां से अब मौत भी मुझसे मुंह मोड़ चुकी है। आपने मुझसे मेरा वजूद छीन लिया है आरिश। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। आपने मेरे दोस्तों को छीनना है। मुझसे मेरे परिवार को अलग कर दिया। आर्या अपनी बात कहते हुए फुट-फुट कर हो रही थी। आज उसके सारे दर्द उसकी आंसुओं के जरिए बाहर निकल रहे थे। आज उनके हर जख्म एक बार फिर से ताजे हो रहे थे। पर आर्या इतने में ही नहीं रुकती है, वो अपनी बात आगे कहती है, आपके साथ रहने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। शायद मैं अपनी जान दे दूंगी तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे एक आज़ादी जरूर मिल जाएगी। वह आज़ादी मुझे आपके टॉर्चर से मिलेगी, आपकी रुसवाई से मिलेगी और आपकी बेवफाई से मिलेगी। इसलिए मुझे यह आज़ादी मंजूर है जो मुझे मौत की तरफ ले जाती है। आरिश से अपनी बात कहते हुए आर्या अपने कदमों को पीछे लेने लगती है। वही आरिश जो बहुत ध्यान से आर्या की बात सुन रहा था, वह जब आर्या के कदमों को पीछे ले जाता हुआ देखता है तो आरिश की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। इसके साथ ही आरिश अपने कदमों को आर्या की तरफ बढ़ने लगता है। आरिश आर्या की पागलपन को देख काफी हैरान था। वो अपने घबराहट को अपने गुस्से तले दबाते हुए बोला, आई से स्टे एट योर प्लेस वाइफी, अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। आरिश आर्या को धमकाते हुए बोला, लेकिन आरिश की बात सुनकर आर्या डरने की जगह स्माइल करने लगती है और वो अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए हुए बोली, अब बचा ही क्या है आरिश जो बुरा होगा। सब कुछ तो छीन लिया आपने मुझसे, और क्यों रोकना चाहते हैं आप मुझे? आर्या आरिश से सवाल करती है, पर फिर वो खुद ही अपनी सवाल पर व्यंग्य से मुस्कुरा देती है। अच्छा अब समझ आया मुझे, मेरे मरने के बाद आपको जबरदस्ती करने वाला कोई नहीं मिलेगा ना, और आप नैन के साथ तो ये सब कर नहीं सकती। आज भी उससे इतना प्यार जो करते हैं, तभी तो आज वो मेरी जगह है ना आरिश? आर्या के हर एक सवाल पर रस के एक्सप्रेशन एकदम से खराब होते जा रहे थे। उसकी आंखों में गुस्से के अंगारे साफ साफ नजर आ रहे थे। वह अपने दांतों को पीसते हुए आर्या की तरफ भी देख रहा था, जो उसके बात मानने की जगह और भी अपने कदमों को खाई के करीब बढ़ाई जा रही थी। और आर्या की बकवास सुनने के बाद तो उसके गुस्से की कोई हद ही नहीं होती है। स्टॉप योर नॉनसेंस वाइफी, आरिश गरजते हुए आर्या की तरफ देखकर उससे कहता है। पर आर्या को तो जैसे आजा आरिश की कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आर्या अभी अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हो आरिश की तरफ देख रही थी, पर आज आर्या के कहने से आरिश को जरूर फर्क पड़ रहा था। उसकी धड़कन है इस समय बेहद तेजी से धड़क रही थी। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर आ जा रही थी, जिसे वो आर्या के सामने आने नहीं दे रहा था। पर उसका दिल जानता था कि इस समय वह आर्या को खाए कि उसने नज़दीक देखकर कितना ज़्यादा बेचैन हुआ पड़ा था। वह आर्या को किसी भी कीमत पर वहां से हटाना चाहता था, फिर चाहे उसे उसके लिए आर्या को डराना ही क्यों ना पड़े। आरिश जिसे अब और भी ज्यादा अपनी जगह पर रुका हुआ नहीं जा रहा था, वह एकदम तेजी से अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देता है। आरिश इतनी तेज से आर्या की तरफ बढ़ाता है, उतने ही तेजी से आर्या अपने कदम पीछे की तरफ खींच लेती है और एकदम से चीखते हुए आरिश की तरफ देखकर बोली, आरिश वहीं रुक जाए, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत कीजिए।
वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आर्या का पागलपन आरिश को पागल किया जा रहा था। आरिश गुस्से भरी नजरों से आर्या को घर कर देख रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस रखी थी। वही आर्या को तो जैसे आज उसके गुस्से से कोई लेना देना ही नहीं था। वह अब भी उसी तरह से खामोशी से आरिश की तरफ ही देख रही थी। मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूँ वाइफी, चुपचाप इधर आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए ही बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आरिश गुस्से से बिफरते हुए बोला। आप कभी मेरे लिए अच्छे थे ही नहीं आरिश, और जो भी अच्छाइयाँ आपकी मेरे सामने थी वह सब सिर्फ दिखावा था। आर्या अपनी दर्द भरी आवाज में बोली। आरिश आर्या के बातों को सुन सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हुए जा रहा था, और इस बार आर्या को धमकाते हुए बोला, अगर तुम अभी के अभी मेरे पास नहीं आई तो तुम्हारी फैमिली कल की सूरज नहीं देख पाएगी। आरिश जानता था कि आर्या की फैमिली उसकी कमजोरी है। आर्या कुछ माने या ना माने, अपनी फैमिली के बात आते ही उसकी सारी बातें वह मान जाया करती थी। इसलिए अब बारिश ने उसकी फैमिली को ही बीच में लाना सही समझा। पर इस बार तो आर्या जैसे अपनी फैमिली को भी भूल गई थी। आर्या आरिश की बातें सुनकर हंसते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, कौन सी फैमिली आरिश? आप किस फैमिली की बात कर रहे हैं? मेरी तो कोई फैमिली है ही नहीं। मैं तो पिछले 3 सालों से अनाथों की जिंदगी जी रही हूँ। फिर आप किस फैमिली की बात कर रहे हैं? अब आरिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, और वह एकदम अनबिलीवेबल वे में आर्या की तरफ देख रहा था। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह वही आर्या है जो कि अपनी फैमिली के बात आते ही भी भीगी बिल्ली बन जाया करती थी। आज क्या लड़की अपनी फैमिली को पहचानने से इनकार कर रही है? आर्या के चेहरे पर उसका दर्द जाहिर हो रहा था। आरिश की तरफ देखते हुए अपने होठों को दबाए हुए कुछ पल खामोश रहती है। उसके बाद वह आरिश की तरफ देखते हुए बोली, मेरी कोई फैमिली नहीं है आरिश। आपको जिसके साथ जो करना आप कर सकते हैं, पर मैं आपकी जिंदगी में अब दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। आपको जितना दर्द जितनी खुशियां मुझे देनी थे आप मुझे दे चुके हैं। अब न तो मैं आपका दर्द की मोहताज हूँ और न ही आपकी खुशियों की मोहताज हूँ। अगर आज किसी की मोहताज हूँ तो वह है मेरी मौत। आज मेरी मौत मुझे आपसे आज़ादी दिलाएंगी। आज मेरी जिंदगी के सारे दर्द यहाँ इसी जगह खत्म हो जाएंगे। आपको आपकी आज़ादी मुबारक हो आरिश। अब आप सुकून से नैना के साथ रह सकते हैं। ना आपको अब रोकने वाला कोई होगा और ना ही आपसे सवाल करने वाला कोई होगा। आप चाहे तो ये भी आप नैना को दे सकते हैं। इतना कहकर आर्या अपने गले में पहने हुए मंगलसूत्र को खोलने लगती है। वही आरिश बस बेबसी से आज आर्या को सब कुछ करता हुआ देख रहा था। वह सब कुछ अपना कर देख चुका था, पर आर्या खाई के पास से हटने को तैयार नहीं हो रही थी। आर्या को अपने गले से मंगलसूत्र खोलन हुआ देखकर जैसे आरिश का कलेजा फटा जा रहा था, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, ना ही वह आर्या को रोक पा रहा था। आर्या अपने गले से मंगलसूत्र को खोलती है और वह एकदम से उछलते हुए उसे आरिश की तरफ फेंक देती है, और वह जाकर सीधा आरिश के सीने से टकराता है और फिर नीचे जमीन पर गिर जाता है। आरिश के हाथ तक कांप गए थे आज। आरिश आर्या की तरफ देखते हुए अपने हाथों को बढ़ाता है और इस बार पर थोड़ा नर्म टोन में बोला, वाइफी प्लीज जिद मत करो, हटो वहां से। आर्या ने तो जैसे पहले ही ठान लिया था, उसे आरिश की एक भी बातें नहीं सुननी। आरिश के कहने के बाद में आर्या वहीं पर खड़ी रहती है। आर्या को पीछे जाता हुआ देखकर अब आरिश आर्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपनी इस जिद में सब कुछ खो दोगी। मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ आरिश। मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है खोने को, और जो था उसे मैं अपने छीन लिया। जीने की एक आखिरी उम्मीद जो मुझे मिली थी उसे भी अपने तोड़ दिया। तो क्या हुआ अगर मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है? मैं तो उसके पास जा सकती हूँ ना। बच्चा। बारिश के कानों में ये शब्द जाकर गूंजने लगते हैं। वह एकदम से आर्या की तरफ देखता है और इस बार वह बिना रुके अपने कदम आर्या की तरह बढ़ा देता है। आरिश आर्या की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए अभी आर्या के पास पहुंचता ही कि तभी आर्या अपने कदमों को पीछे ले जाकर अपने पीछे बड़ी सी खाई में कूद जाती है। वहीं आर्या के कूदते ही आरिश अपने कदमों की स्पीड जल्दी से बढ़ा देता है और आर्या को अभी पकड़ते ही वाला था कि तभी आरिश की उंगलियों से आर्या की उंगलियां टच होते हुए आर्या नीचे गिर जाती है। वही आर्या को नीचे गिरता हुआ देखकर आरिश भी आगे बढ़ता है और आर्या का नाम चिल्लाता है, आरिश। आर्या नो, लेकिन आर्या अब तक खाई में गिरती जा रही थी। वहीं आरिश भी खाई चोटी पर अपने घुटनों के बाल धम से बैठ जाता है और नीचे गिरती हुई आर्या को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इधर आर्या अपनी आंखों से आंसू बहते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए आरिश को देखते हुए नीचे गिर रही थी।
वही बारिश उसको जैसे सदमा लग चुक वह अपने घुटनों के बाल उसी जगह पर बैठे हुए अपनी पथराई आंखों से आर्या को नीचे गिरता हुआ देख रहा था। वही आर्या के नीचे गिरते ही आर्या के गार्डन में बंधा एक स्टॉल ऊपर की तरफ उड़ते हुए आरिश के मुंह पर चला जाता है। एपिसोड 50 6 साल बाद। और आर्या को अभी पकड़ते ही वाला था कि तभी आरिश की उंगलियों से आर्या की उंगलियां टच होते हुए आर्या नीचे गिर जाती है। वही आर्या को नीचे गिरता हुआ देखकर आरिश भी आगे बढ़ता है और आर्या का नाम चिल्लाता है, आरिश। आर्या नो, लेकिन आर्या अब तक खाई में गिरती जा रही थी। वही आरिश भी खाई चोटी पर अपने घुटनों के बाल धम से बैठ जाता है और नीचे गिरती हुई आर्या को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इधर आर्या अपनी आंखों से आंसू बहते हुए अपने चेहरे पर हल्की से स्माइल लिए आरिश को देखते हुए नीचे गिर रही थी। वही बारिश उसको जैसे सदमा लग चुक वह अपने घुटनों के बाल उसी जगह पर बैठे हुए अपनी पथराई आंखों से आर्या को नीचे गिरता हुआ देख रहा था। वही आर्या के नीचे गिरते ही आर्या के गार्डन में बंधा एक स्टॉल ऊपर की तरफ उड़ते हुए आरिश के मुंह पर चला जाता है। अब आगे 6 साल बाद। डार्क पैलेस। शाम का समय। डार्क पैलेस का हॉल पूरी तरह से खाली और सुनसान पड़ा हुआ था। काकी जो हमेशा हॉल में ही मौजूद रहती थी, आज वह भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। हमेशा किचन में जो कुछ ना कुछ बनते रहने की खुशबू फैली रहती थी, आज वह खुशबू में भी सिमटी हुई थी। हमेशा जो किचन से बर्तनों की आवाज में आया करते थे, आज वह भी सन्नाटे में तब्दीली हुआ पड़ा था। आज इस डार्क पैलेस के हॉल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस बंगले में सालों से कोई आया गया ही ना हो। इस तरह की शांति पूरे पैलेस में फैली हुई थी। जिधर भी नजर दौड़ता उधर सिर्फ और सिर्फ खालीपन और सन्नाटा ही भरा हुआ था। कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक रूम का दरवाजा खुलता है और एक बुद्धि से औरत जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी, वह हल्की हल्की खसते हुए कमरे से बाहर आ रही थी। और जैसे ही वह कमरे से बाहर आती है, अपनी नजरें पूरे हॉल में दौड़ती हैं और हॉल के उस सन्नाटे की तरफ देखते हुए उनकी आंखों में एक बार फिर से नमी छा जाती है। ये सन्नाटा उन्हें पिछले 5 सालों से खा जा रहा था और यह औरत कोई और नहीं बल्कि काकी थी। काकी अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लिए हॉल के चारों तरफ देखती है। उसके पास अपनी धीमी कदमों से चलते हुए वो सीधा किचन के अंदर चली जाती है। आरिश का कमरा। पूरे कमरे में एकदम घना अंधेरा छाया हुआ था। कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो सालों से इस कमरे में रोशनी नहीं फैली हो। जिधर भी नजरें मारो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। उस अंधेरे में एक अलग सी खामोशी और एक अलग शांति छुपा हुआ था। एक तरफ जो कि इस कमरे में कदम रखते हैं महसूस किया जा सकता था। ये कमरा इस समय पूरी तरह से खाली था। वही बालकनी में हल्की हल्की चांद की रोशनी जो कि बालकनी में पड़ रही थी, उस रोशनी में एक लंबी चौड़ी आकृति झूले पर बैठे हुए नजर आ रही थी। और ये कोई और नहीं बल्कि आरिश था जो इस समय झूले पर बैठा एकटक अपने हाथों में पकड़े उन पेपर्स की तरफ देख रहा था, जिस पेपर में उसके जिंदगी की सच्चाई छिपी हुई थी। और उस पेपर की तरफ अपनी बेजान नजरों से देखते हुए गहरी सांस लेता है। फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करते ही आंखों से आंसू की कुछ बूंदें लुढ़क कर उसके गालों पर आ गिरती हैं। काश एक बार, सिर्फ एक बार वह वक्त फिर से लौट आता। मैं फिर से उसे वक्त में जीना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की हर उन कड़वी यादों को अपने जिंदगी से निकलना चाहता हूँ। आरिश अपनी आंखें बंद किए हुए अपने सर को झूले की तरफ दिखा देती है और जैसे ही उसका सर झूले के हेडसेट से टिककर अपनी आंखें बंद करता है, उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली सी तस्वीर दिखाने लगती है। फ्लैशबैक। 10 साल पहले। दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस समय पूरे यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। वही एक लड़की जो कि अभी भी कॉलेज के अंदर आई थी, वह कॉलेज आते ही कॉलेज में लगी कॉलेज की भीड़ से उसे धक्का लगता है और वह सीधा जाकर एक लड़के के ऊपर गिरती है। वह उसके ऊपर गिरती तो है, पर क्योंकि वह सीधा खड़ा था तो अचानक से धक्के की वजह से वह भी सीधा फर्श पर गिरता है और उसी के साथ वह लड़की भी सीधा फर्श पर। छोटा सा चेहरा, छोटी सी नाक और छोटे से होंठ और छोटे से चेहरे पर बड़ी बड़ी नीली आंखें जो कि दिखने में काफी ज्यादा शांत थी। उसके बाल गिरने की वजह से आगे की तरफ आ गए थे, जिससे उस लड़की के और उसे लड़की के चेहरे को ढक रहे थे। वही उसे लड़की की नीली आंखें उसे लड़के के ऊपर ही थी जिसके ऊपर वह गिरी थी। गेहुआ रंग, काली आंखें और तीखी नाक, इसी के साथ हल्के डार्क लिप्स, मानो जैसे वह सिगरेट पीता हो। तीखी जो लाइंस जिससे उसके चेहरे के फीचर्स बिल्कुल साफ नजर आता रहे थे। दोनों की नज़र एक दूसरे पर टिकी हुई थी
वह कॉलेज के बच्चे जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज उनके कॉलेज में 2 टीमों के बीच बास्केटबॉल कंपटीशन होने वाला था। उसी के एक साइड में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। सब कॉलेज में इंटर होते के साथ सीधा ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, पर अब सबकी नज़रें फर्श पर गिरे उसे लड़के और लड़की पर थे। तभी एक लड़का जोर से चीखते हुए बोला, आरिश जल्दी चलना यार, हमें लेट हो रहा है और तू ही कैप्टन होकर क्या नीचे फर्श पर पड़ा है। वह लड़का जो फर्श पर गिरा हुआ अपने ऊपर गिरे हुए उसे लड़की की खूबसूरती में खोया हुआ था। वह जैसे ही उसे लड़के की आवाज़ अपने कानों में पड़ता हुआ महसूस करता है, वह जैसे होश में आता है। आरिश जो कि फर्श पर गिरा हुआ था, वह अपना नाम सुनते ही जैसे उसका ध्यान टूटता है और वह तुरंत ही अपने ऊपर गिरी हुई उसे लड़की की तरफ देखता है। वह बोला, अब उठने का इरादा है भी, या पूरे दिन इसी तरह से मेरे ऊपर सोने का इरादा है। आरिश के इस बात को सुनकर वह लड़की एकदम से आरिश के हैंडसम से भटक जाता है और वह तुरंत है आरिश के ऊपर से उठने लगती है। पर जैसे वह उठने की कोशिश करती है, एक बार फिर से वह आरिश के ऊपर गिरती है और इस बार उसकी छोटी सी नाक जाकर सीधा आरिश के होठों से टकराती है। अपने नाक पर किसी सॉफ्ट चीज़ को महसूस करके उस लड़की की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो जाती है और फिर वो तुरंत अपने सर को आरिश के चेहरे से दूर करके आरिश की तरफ देखने लगती है। पर आरिश के चेहरे पर इस समय कोई भी इमोशन नहीं थे। उल्टा हुआ अपनी बड़ी बड़ी हरी आंखों से उसे लड़की की बड़ी बड़ी नीली आंखों में ही देख रहा था। आरिश गहरी सांस लेता है और वह उस लड़की को साइड में धक्का दे देता है, जिससे वह लड़की उसके साइड में जा गिरती है और उसका छोटा सा मुंह बन जाता है। अरे वह एकदम मायूस से जाते हुए आरिश की तरफ देखने लगती है, जो अब तक उठकर जा चुका था, पर उस लड़की की नज़रें अब भी आरिश के जाते हुए देख रही थी। फ्लैशबैक एंड आरिश जैसे सपनों की दुनिया से अचानक बाहर आता है और वह देखता है तो उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। इस समय आज की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह अपने आंसू भरी नज़रों से सामने आसमान की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस लेता है। आई नो कि तुम जिंदा हो और तुम जानबूझकर मुझसे दूर हो, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस हद तक तुम मुझे चाहती हो, जिस हद तक तुम मुझसे प्यार करती हो, चाहे जितने भी नफरत है तुम्हारे मन में मेरे लिए, पर तुम कभी भी अपने वजूद को मेरे लिए नहीं मिटाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम हो, पर कहाँ हो यह नहीं जानता और किस हालत में हूँ ये भी नहीं जानता। आरिश खुद से ही बड़बड़ आता है और वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद को रिलैक्स करने लगता है। वह उन पेपर्स को फोल्ड करता है और उसे लेकर कमरे में चला आता है। उसका फ़ोन अभी वाइब्रेट कर रहा था, पर वह फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। शायद उसका मन ही नहीं था फ़ोन उठाने का। फ़ोन काफ़ी देर तक बजता रहता है और फिर खुद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद आरिश से एक नज़र फिर से फ़ोन की तरफ देखता है और फिर उसके बाद वह उसे पूरी तरह से इग्नोर करके सीधा बाथरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद आरिश फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है और वह कमरे में न रहकर वापस से बालकनी में चला जाता है। वह वापस से झूले पर बैठता है और अपने फ़ोन को अनलॉक करके उसमें कुछ तस्वीरें देखने लगता है और ऐसा हर दिन करता था। वह हर दिन अपने कमरे में इसी तरह अपने बालकनी में ही रातें गुजारा करता था। उसे अपने ही कमरे में एक अलग से बेचैनी होती थी, एक अलग से तड़प महसूस होती थी। हालांकि उसका सुकून तो कब का छिन चुका था, पर उसे बालकनी में फिर भी सांस आ जाती थी, पर कमरे में उसका दम घुट जाता था। कमरे में जाते ही उसे ऐसा लगता था जैसे उसका अतीत फिर से उसके सामने आ रहा था, जिसे आरिश कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अभी आरिश शांति से बालकनी में बैठा हुआ ही था कि तभी उसके कमरे में कोई दस्तक देता है। कमरे के दरवाजे पर नोक होता है, पर आरिश उसे दस्तक के एहसास को समझकर भी उसे अनदेखा कर देता है और वह इस तरह से अपने ख्यालों में घूम अपनी आंखें झूले के हेडसेट से सिर टिकाए हुए अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसे इस समय किसी से कोई मतलब नहीं था। इस समय क्या, उसे इन सालों में किसी से कोई मतलब नहीं था। वही कमरे के बाहर खड़ी काकी जो कि हर रात को इसी तरह से उसके कमरे के बाहर आया करती थी और बिना आरिश के जवाब के ही वापस चली जाती थी, वो आज भी आई थी। उनके हाथों में खाने की ट्रे थी और वह उस ट्रे को अपने हाथों में लिए हुए धीरे धीरे दरवाजे पर नॉक कर रही थी। साथ ही बाहर से आरिश को आवाज़ भी लग रही थी, जो कि आरिश के कानों तक पहुंच भी रहे थे, पर आरिश उन सब को अनदेखा और अनसुना कर दे रहा था। उसे किसी से भी नहीं मिलना था और न ही उसे किसी से कोई बातें करनी थी। काकी आरिश के इस हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ हो गई थी। इन सालों में आरिश ना सुबह ब्रेकफास्ट करता था, दोपहर में ना ही वह घर आया करता था
और शाम को घर आते ही खुद को इस तरह से कमरे में बंद कर लिया करता था। काफी तो समझ में ही नहीं पाते थे कि आरिश कब खाता है और कब नहीं खाता है। आरिश इन सालों में काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ साफ दिखने लगे थे, जिसे देखकर भी कोई अंदाजा लगा सकता था कि आरिश रात भर जगा हुआ ही रहता है। वह रात को सोता तक नहीं है। और आरिश के ऐसे हालात देखे काकी को कहीं ना कहीं एक दर्द सा महसूस होता था। पर यह दर्द उसे दर्द के आगे बहुत कम था, जो काकी इन सालों से महसूस करते आई थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आरिश की वजह से इस दर्द भरी जिंदगी को चुना था।